आज 30 हिंदी। आओ, मुझे अपनी युद्ध क्षमताएं दिखाओ। झोंग लिन ने अपनी अधिकांश शक्ति को नियंत्रित किया, केवल एक संकेत प्रकट करते हुए प्रशिक्षण मैदान में कदम रखा। एक मुक्का के साथ उसका हाथ सीधा हो गया और भाले की तरह सीधे लिटिल स्टोन के चेहरे की ओर बढ़ गया। चौड़ी आस्तीन से हवा में चटकने जैसी आवाजें आती थीं, मानो लहरें जहाज के किनारे से टकरा रही हों। इतनी तेजी! लिटिल स्टोन वहीं रुका रहा, लेकिन उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर झुका ताकि सीधे मुंह से बच सके। फिर उसने अपने पैरों से जोर लगाकर झोंग लिन की छाती और चेहरे की ओर वार किया। झोंग लिन लिटिल स्टोन की प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया, उसका वार चूक गया, उसकी मुट्ठी नीचे गिर गई। टकराना! एक धीमी सी आवाज के साथ लिटिल स्टोन पीछे की ओर उड़ गया, हवा में लुढ़कता हुआ, मानो कोई बंदर प्रभाव को कम कर रहा हो। बल उतारने के तुरंत बाद लिटिल स्टोन ने एक कदम बढ़ाया, बिजली की तरह आगे की ओर दौड़ा। तेज प्रहार, अथक हमले, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। उसके पैर तेजी से जमीन पर चलते, क्यूई रक्त प्रवाहित करते, उसकी भुजाएं और मुट्ठियां हल्की लाल दिखाई देती। मुक्का का बल ठंडा और बेजोड़, मानो स्टील ब्लेड हो। मुट्ठी तोड़ना! झोंग लिन ने अपनी भौहें उठाई। लिटिल स्टोन की स्प्लिटिंग फिस्ट ने उसके निचले 3 द्वारों पर हमला किया। हालांकि यह अनाकर्षक था, लेकिन यह निर्विवाद रूप से प्रभावी था। झोंग लिन को यह बात नागवार नहीं गुजरी, बल्कि उसने चुपचाप प्रशंसा की। उसके पैर आपस में जकड़ गए, जिससे लिटिल स्टोन की बांह लोहे के क्लैंप की तरह जकड़ गई, और साथ ही उसने पीछे की ओर उसकी छाती और पेट पर कोहनी मारी। खांसी खांसी! लिटिल स्टोन का चेहरा कोहनी से पीला पड़ गया, उसकी सांस फूलने लगी और वह भारी सांस लेते हुए बैठ गया। अफसोस की बात है, झोंग लिन निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। लिटिल स्टोन की साधना वाकई अच्छी थी। वो 6ठी कक्षा के क्यूई रक्त क्षेत्र तक पहुंच गया था, और उसकी मार्शल आर्ट कुशलताएं भी निपुण थीं, फिर भी उसके युद्ध अनुभव में कमी थी। ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अपनी ताकत भी नहीं लगाई है और तुम पहले ही गिर गए। लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन फिर भी अच्छा था। लिटिल स्टोन ने अपनी साधना शुरू करने के बाद से पहाड़ नहीं छोड़ा था। जहां तक दूसरे संप्रदाय के शिष्यों की बात है, तो वे शायद उसकी प्रतिष्ठा के सम्मान में ही रुके थे। समझ में आता है। झोंग लिन रुक गया और लिटिल स्टोन को ऊपर खींच लिया। लिटिल स्टोन शर्मिंदा लग रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसके दूसरे भाई ने ज्यादा बल नहीं लगाया था, फिर भी वह आसानी से पराजित हो गया, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसका आजीवन लक्ष्य झोंग लिन से आगे निकलना था। तुम्हारी साधना में आलस्य नहीं है, और तुम्हारी युद्ध कलाएं निखरी हुई हैं, लेकिन तुम्हारी युद्ध कौशल में अभ्यास की कमी है। बेहतर बनने के लिए रोजाना मेरे साथ अभ्यास करो और तुम जल्द ही सांसारिक परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाओगे। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में लिटिल स्टोन की आंखें चौड़ी हो गईं, अब वह नादान बच्चा नहीं रहा था। मार्शल आर्ट सीखने के बाद से उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका दूसरा भाई कितना शक्तिशाली है और महाद्वीप का सबसे ताकतवर माना जाता है। विश्व के शीर्ष विशेषज्ञ को अपने साथी के रूप में पाना ईर्ष्यापूर्ण था। अपना मुंह खोलो। सहज ही उसे खोलते ही उसने पाया कि अंदर एक अमृत गिरा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, अमृत तुरंत पिघल गया और एक भयानक औषधीय शक्ति प्रस्फुटित हुई। लिटिल स्टोन की त्वचा लाल हो गई, उसके रोमछिद्रों से सेम की तरह पसीना बहने लगा और चारों ओर गर्म भाप उठने लगी, जिससे पूरा प्रशिक्षण मैदान जलती हुई भट्टी जैसा लगने लगा। इतना गर्म! जल्दी करो और अभ्यास करो। लिटिल स्टोन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से धैर्य कौशल मुद्रा अर्थात स्वर्गीय खजाने का धैर्य ग्रहण कर लिया। मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार अपनी क्यूई रक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए पाइल स्किल के माध्यम से क्यूई रक्त को समेकित करते हैं। झोंग लिन ने उसे 6ठी कक्षा की बैंगनी हवेली की गोली दी थी। साधारण 6ठी श्रेणी के अमृत लिटिल स्टोन को नहीं दिए जा सकते थे, अन्यथा अपार औषधीय शक्ति उसे टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। लेकिन पर्पल मेंशन पिल अलग थी। ये दिव्य आत्मा को शुद्ध करती है, शरीर को शुद्ध करती है, दिव्य इंद्रिय काया को बढ़ाती है, और इसकी सौम्य प्रकृति इसे प्रसवोत्तर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए भी उपभोग योग्य बनाती है। इस पर्पल मेंशन पिल को लेना लिटिल स्टोन के लिए पुनर्जन्म जैसा था। भाप बादलों की तरह उठ रही थी, और झोंग लिन की निगाह के नीचे लिटिल स्टोन की मांसपेशियां ऐसे हिल रही थीं मानो सांस ले रही हो, जैसे त्वचा के नीचे कोई सांप रेंग रहा हो। हड्डियों के हिलने की आवाज धीमी गर्जना वाले बाघ की तरह गूंज रही थी। बादल अजगर का पीछा करता है, हवा बाघ का पीछा करती है। आह!
लिटिल स्टोन के गले से ड्रैगन की चीख जैसी दहाड़ निकली और कुछ ही दूरी पर खड़े झोंगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खूंखार बाघ शिकार पर झपट रहा हो या कोई दिव्य ड्रैगन क्षितिज से नीचे झपट्टा मार रहा हो। मनोरम। 1 घंटे बाद लिटिल स्टोन ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्यूई रक्त मजबूत और गाढ़ा है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हैं, शक्ति बढ़ गई है, ताकत 10,000 पाउंड तक पहुंच गई है। प्रत्येक भाग स्वतंत्रतापूर्वक, तीव्रता से और तेजी से कार्य करता है। उड़ते घोड़े की तरह, बंदर की तरह फुर्तीला। क्या मैं दिव्य शक्ति के क्षेत्र में पहुंच गया हूं? यह असंभव है। अपने अंदर उमड़ती हुई असीम दिव्य शक्ति को महसूस करते हुए लिटिल स्टोन स्तब्ध रह गया। उसके शरीर की स्थिति चौथी श्रेणी के दिव्य शक्ति क्षेत्र में होने के लक्षण दर्शा रही थी, लेकिन उसने अभी अभी अपने ची रक्त को एकत्रित किया था और छठी श्रेणी के क्षेत्र को पार किया था। वह अचानक 2 स्तरों पर कैसे पहुंच गया और उसे अपने भीतर एक हल्की सी ची का संचार भी कैसे महसूस हुआ? अमृत, यह अभी अमृत था। लिटिल स्टोन ने अपने दूसरे भाई की ओर गौर से देखा, केवल उसके जैसा विश्व का पहला गुरु ही ऐसा कर सकता था। झोंगलिन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया, हालांकि उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। छठी कक्षा का अमृत ग्रहण करने के बावजूद अभी भी प्रसवोत्तर क्षेत्र के मध्य चरण में मदराते हुए, यहां तक कि अंतिम चरण तक भी नहीं पहुंचते हुए, लिटिल स्टोन की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय नहीं थी। हालांकि औषधीय शक्ति उसके शरीर में संग्रहित थी और भविष्य में साधना के दौरान धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगी, इसलिए यह बर्बाद नहीं हुई। दूसरा भाई, शश, चुपचाप रहो, मेरे साथ और अधिक अभ्यास करो ताकि धीरे धीरे अपनी साधना प्रकट कर सको। लिटिल स्टोन की आंखें चमक उठी, सचमुच वह उसका दूसरा भाई था। वह झोंगलिन की व्यवस्था को समझता था क्योंकि वह पहले भी झोंगलिन के साथ कष्ट झेल चुका था तथा धन को छिपाकर रखने के सिद्धांत को जानता था। मानव हृदय सबसे अप्रत्याशित हो सकता है। लिटिल स्टोन को दूर भेजने के बाद झोंगलिन बैंगनी बांस के आंगन की ओर वापस मुड़ गया। मंडप में गू योरोंग चाय बना रहे थे, जिसकी सुगंध पूरे प्रांगण में फैल रही थी। झोंगलिन को वापस आते देख उसने उसके लिए ताज़ी बनी चाय का एक कप डाला। उसकी आवाज धीमी थी, स्टोन हमेशा तुम्हें अपना लक्ष्य मानता है। वह इन वर्षों में लगन से अभ्यास कर रहा है, इसलिए उस पर ज्यादा कठोर मत बनो। झोंगलिन ने एक घूंट लिया, उसके तालू पर चाय की खुशबू थी। मुझे सीनियर सिस्टर के हाथ की चाय चखे हुए काफी समय हो गया है। ये वास्तव में मास्टर के हाथ की चाय से बेहतर है। गू योरोंग ने आकर्षण से भरी हुई झोंगलिन की ओर देखा। झोंगलिन खिलखिलाकर हंसा और बोला, लिटिल स्टोन की प्रतिभा औसत है, ज्यादा से ज्यादा वह इसी जीवन में पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। मैं उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखूंगा। जब तक वह सुरक्षित और खुश है, वही काफी है। जब तक तुम्हें पता है। गू योरोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक बार झोंगलिन ने कोई फैसला कर लिया तो वह दखल नहीं देगी। गू चेन कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा और संप्रदाय गुरु ने लगभग सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अपने आप को तैयार करो, हम जल्द ही निकलेंगे। हम, वरिष्ठ बहन, बहुत देर हो चुकी है। हमें आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गू योरोंग ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। गू चेन ने गहरी नमन किया जैसे सोने का पहाड़ गिर गया हो और जैड का एक स्तंभ झोंगलिन के पैरों पर गिर गया हो। 2 साल के अंतराल के बाद गू चेन ने पहले ही सच्ची क्यूई की साधना कर ली थी और प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। झोंगलिन ने गू चेन को अजीब भाव से देखा। सिर्फ 2 साल में छठी कक्षा से पहली कक्षा तक साधना करना, कुल 5 लोगों को पार करना, ये गति लगभग उसके अपने चमत्कारी कारनामों के बराबर थी। अब झोंगलिन को 80% यकीन था कि उसका ये घटिया शिष्य ही पौराणिक भाग्य का बच्चा है। बेशक इस बात की भी संभावना थी कि चेन जिया उससे पाप के खून का वंशज कहे। लेकिन चाहे जो भी हो, दोनों की तुलना आम मार्शल आर्टिस्ट से नहीं की जा सकती। अगर भविष्य में उसका पतन नहीं हुआ तो उसकी संभावनाएं असीम रूप से उज्ज्वल होंगी। प्रथम श्रेणी के सच्चे क्यूई क्षेत्र, गू चेन, तुमने सचमुच अपने गुरु को आश्चर्यचकित कर दिया। खड़े हो जाओ। गुरु आपका धन्यवाद। गू चेन ने फिर से सलामी दी, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और झोंगलिन को उत्साह भरी आंखों से देखने लगा। आधा साल पहले द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में पहुंचने पर वह प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे उतरा। एक सौभाग्यपूर्ण मुलाकात के बाद उसने सच्ची क्यूई की साधना की और जैसे ही वह काली हवा के जंगल की ओर जाने वाला था, उसे अपने गुरु के लौटने की खबर मिली और उसने बिना एक पल भी गंवाए जल्दी से वापस लौट गया।
एक छोटे से कंकड़ की तरह जितना अधिक उसने दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोली, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि उसका गुरु वास्तव में कितना शक्तिशाली था। पूरे महाद्वीप में एक सहस्राब्दी में सबसे शक्तिशाली केवल जन्मजात क्षेत्र का ही था। फिर भी उसके गुरु ने अंतिम बाधा को पार कर पौराणिक आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में कदम रखा और वास्तव में स्वर्ग के नीचे नंबर 1 बन गए। गु चेन अब अपने आप को और भी अधिक भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसे एक बार उसके अधीन प्रशिक्षुता प्राप्त हुई थी। आओ अपने गुरु से अपनी साधना की परीक्षा लो। यदि तुम मुझे संतुष्ट करोगे तो मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, झोंग लिन खड़ा हुआ, हवा में उड़ गया और पहाड़ के पीछे बैंगनी बांस के जंगल की ओर उड़ गया। गु चेन ने झोंग लिन की आकृति को आकाश में उड़ते हुए देखा। उसकी आंखें गर्म हो गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपना किंगोंग सक्रिय किया और उसका अनुसरण किया। सूरज उगने लगा, उसकी किरणें बिखरने लगीं। दोनों एक चट्टान के ऊपर खड़े थे। उनके नीचे 100 झांग की एक खड़ी चट्टान थी जो बादलों और धुंध से घिरी हुई थी। अपना कदम बढ़ाओ, मैं अपनी शक्ति को प्रथम श्रेणी क्षेत्र तक दबा दूंगा, मुझे निराश मत करो। झोंग लिन के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसके कपड़े हवा के प्रवाह में लहरा रहे थे और एक राजसी आभा उभर रही थी जो दुनिया को चुनौती दे सकती थी। गु चेन ने गहरी सांस ली, अपनी मुठ्ठियां भींची और कहा, शिष्य अपमान करता है। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, गु चेन के शरीर से एक हिंसक आभा फूट पड़ी और शक्तिशाली हवा के दबाव ने चट्टान पर जंगली घास को समतल कर दिया। एक ही कदम में पलक झपकते ही उसने कई सांसों जितनी दूरी तय कर ली और झोंग लिन के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसका वस्त्र घूमा, पूरी चट्टान पर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका दाहिना हाथ हथेली में बदल गया और सीधे झोंग लिन की छाती पर वार किया। बस बस बस। हवा लगातार गुनगुना रही थी, सच्ची क्यूई लगातार बढ़ रही थी और ठोस हथेली का बल अत्यधिक बढ़ रहा था। झोंग लिन ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। शक्ति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि युद्ध का अनुभव ही एक छोटे से कंकड़ से तुलना से कहीं अधिक था। ये हथेली बल सभी दिशाओं से आया, जिससे बचने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, सिवाय इसके कि इसका सीधे सामना किया जाए। झोंग लिन की अभिव्यक्ति शांत रही, फिर उसकी आस्तीन फड़फड़ाई, उसका हाथ बाहर निकला और एक उंगली से उसने दर्जनों कदम की दूरी पर इशारा किया। उस उंगली के सामने एक फटने की आवाज के साथ हवा फट गई और भयंकर फिंगर फोर्स अचानक हवा में फैल गई, जिससे एक धधकती लहर सीधे गु चेन की छाती की ओर चली गई। गु चेन के हाव भाव बदल गए, उसने जल्दी से अपनी चाल बदल ली, जैसे लुढ़कती हुई ट्रू क्यूई ने आसपास की हवा की धाराओं को बहा दिया हो। लाल हथेली हवा को चीरती हुई, उसकी ताकत एक प्रचंड धारा की तरह उमड़ रही थी। उसके सामने 10 झांग के भीतर छा गई, मानो अपनी गति से हवा को स्पर्शनीय बना रही हो। धमाका। उसी क्षण एक हथेली और एक उंगली टकराए। जैसे ही ट्रू क्यूई फटा, गु चेन ने उस बल का लाभ उठाकर दसियों झांग को हवा में उछाल दिया। स्वर्गीय हथेली हिलाना। गु चेन दहाड़ा ऊपर से नीचे उतरते हुए, ट्रू क्यूई बेतहाशा बढ़ रहा था। भयंकर और शक्तिशाली बल विस्फोट हो गया। उतरते वेग का लाभ उठाते हुए आकाश से नीचे आ रहे ताइशान के बल के साथ नीचे गिर गया। भयंकर और शक्तिशाली हथेली के निशान ने एक बल की लहर पैदा कर दी, जिससे वह स्थान वास्तविक प्रतीत होने लगा और हवा में अशांत लहरें बिखरने लगीं। भिन भिनाओ। झोंग लिन की पीठ के पीछे के हाथ अचानक हिल गए, उसकी लंबी और पतली उंगलियां भींच गईं, मुट्ठी हवा में उठी। टकराना। मुट्ठी और हथेली के भीषण घर्षण से गु चेन को लगा कि गुरु की मुट्ठी शून्य हो गई है, प्रतिरोधहीन। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, समुद्र की एक तेज धारा फूट पड़ी, जिससे वह असहाय होकर पीछे हट गया। गु चेन की त्वरित कार्रवाई के बावजूद वह उस भयंकर मुक्के से बच नहीं सका, क्योंकि मुक्का सीधे उसकी छाती पर टेनजोंग एक्यू पॉइंट के ऊपर लगा। पफ। खून फूट पड़ा। गु चेन को केवल अपनी छाती के भीतर क्यूई रक्त का मंथन महसूस हुआ। उस समय उसकी सांस रुक गई। हाँ, गु चेन ने हार नहीं मानी, बल्कि जोर से दहाड़ा, अपने समृद्ध युद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए जल्दी से अपना रुख समायोजित किया, फिर बीच हवा में अपनी उंगली पर प्रहार किया। आत्मा गेंडा तलवार उंगली। गु चेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, मानो कोई समुद्री लहर बह गई हो। हवा का प्रवाह बाहर निकल आया, जिससे झोंग लिन के आसपास का स्थान पानी की सतह की तरह थोड़ा कांप उठा। वुवु वावा। हवा में भूतिया चीखें और चीखें जैसी आवाजें सुनाई दी। एक सांस से भी कम समय में लाल सुनहरे तलवार क्यूई की वह लकीर हवा को पार कर गई। हा, अच्छा आओ।
झोंग लिन को उम्मीद नहीं थी कि गु चेन आखिरी क्षण में ऐसा कदम उठाएंगे, जिससे वास्तव में खुद को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी तरह अपने दाहिने हाथ से तलवार बनाकर शून्य की ओर इशारा करते हुए उसी स्पिरिट राइनोसेरोस तलवार उंगली चाल को क्रियान्वित किया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ दो तलवार क्यों हवा में टकराईं और टूट गईं। आह! गु चेन ने एक दयनीय चीख मारी, उसके शरीर से हड्डी टूटने जैसी आवाज निकली जिससे दांतों में दर्द होने लगा। वह सीधे पीछे की ओर चट्टान की ओर गिर गया। मालिक, मुझे बचाओ! गु चेन डर के मारे चिल्लाया, लगातार हवा में अपनी स्थिति को समायोजित करते हुए वापस ऊपर उठने के लिए ताकत का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अफसोस, वह केवल एक जन्मोत्तर क्षेत्र मार्शल कलाकार था जिसके पास जन्मजात सच्ची क्यूई विकसित भी नहीं थी, और हाल ही में हुए युद्ध में उसकी सारी सच्ची क्यूई समाप्त हो जाने के बाद तथा पिछले हमले के अवशिष्ट आघात के कारण व्यापक अस्थि भंग होने के कारण उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। वह केवल असहाय होकर गिरते हुए देख सकता था। उस क्षण उसके भीतर निराशा की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि अगर वह गिर गया तो वह मांस के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। आए! झोंग लिन ने धीरे से आदेश दिया। उसका दाहिना हाथ शून्य में घुस गया। एक अदृश्य शक्ति सीधे गु चेन को खींच रही थी। अपना मुंह खोलो! झोंग लिन ने अपनी उंगली हिलाई और गु चेन ने सहज रूप से अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही एक बैंगनी हवेली की गोली उसके मुंह में गिरी, वह तुरंत घुल गई और उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त औषधीय शक्ति फैल गई। गु चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। झोंग लिन के निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना शरीर उलट दिया, पालथी मारकर बैठ गया, सच्ची क्यूई का संचार किया और अपने भीतर औषधीय शक्ति को तेजी से परिष्कृत किया। यहां तक कि एक छोटा सा कंकड़ भी बैंगनी हवेली की गोली की औषधीय शक्ति का सामना कर सकता है। गु चेन की तो बात ही छोड़िए। इस औषधीय शक्ति के प्रभाव से उसकी पिछली चोटें आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गईं, तथा शेष औषधीय शक्ति उसकी सच्ची क्यूई में विलीन हो गई। यदि गु चेन की सच्ची क्यूई पहले एक छोटी सी धारा थी, तो अब यह एक उफनती नदी में बदल गई, जिसकी अपार शक्ति ने उसके शिरोबिंदु को लगभग फटने के बिंदु तक बढ़ा दिया। गुरु ने मुझे किस तरह का अमृत दिया है? इसमें इतनी बड़ी औषधीय शक्ति कैसे हो सकती है? क्या यह मुझे नष्ट कर देगा? अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई की अचानक वृद्धि के साथ साथ अमृत शक्ति का अभी तक 10वां हिस्सा भी परिष्कृत नहीं होने के कारण गु चेन के फुलिंग हृदय ने तुरंत अपनी साधना तकनीक को सक्रिय कर दिया। वह शक्तिशाली और अविश्वसनीय शक्ति अचानक प्रस्फुटित हुई। टकराना। गु चेन के शरीर की सतह पर अचानक एक जोरदार कंपन महसूस हुआ, मानो अनगिनत सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हो। तेज दर्द के कारण वह अनायास ही दबी हुई कराहें निकालने लगा। वह बल लगातार उसके शरीर में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर दौड़ रहा था, मानो उसके शरीर को छलनी में बदल देना चाहता हो। दर्द इतना तीव्र था कि उसे लगा कि इससे बेहतर तो मौत ही है। अपना मन शांत करो। झोंग लिन की आवाज धीरे से आई, जैसे गर्म पानी की एक धारा सूखी भूमि को सींच रही हो, जिससे गु चेन का मन तुरंत शांत हो गया। दर्द तुरंत आया और उतनी ही तेजी से चला भी गया। जब सारा दर्द गायब हो गया तो गु चेन का मनोबल बढ़ा और उसे महसूस हुआ कि एक अजीब सी ऊर्जा बाहर से उसके शरीर में तेजी से प्रवेश कर रही है। एक बार ऊर्जा प्रवेश कर गई तो वह अंदर की सच्ची क्यूई के साथ विलीन हो गई तथा उच्च स्तर की ओर रूपांतरित हो गई। इस ऊर्जा के प्रभाव से गु चेन की त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, अंग और शरीर की प्रत्येक कोशिका में सूक्ष्म परिवर्तन हुए। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गर्म पानी के झरने में नहा रहा हो, जिससे उसके शरीर को अवर्णनीय आराम मिल रहा हो। यह ऊर्जा का शुद्धिकरण था जिससे उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आए। इस रहस्यमयी बदलाव के चलते न सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति में अविश्वसनीय वृद्धि हुई, बल्कि अनजाने में ही उसकी आयु भी बढ़ गई। झोंग लिन ने गु चेन के साथ हो रही हर घटना को देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। स्वाभाविक क्षेत्र प्राप्त हुआ। वह महसूस कर सकता था कि इस समय गु चेन स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था, तथा आदिम क्यूई उनके बीच घूम रही थी और उन सहज एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। शरीर के साथ स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होना, ये सहज क्षेत्र की पहचान है। 1 घंटे बाद गु चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने भीतर अधिक शक्तिशाली और व्यापक शक्ति को महसूस करते हुए उसे मुक्त करने की इच्छा हुई। सहज ही उसने दोनों हथेलियां उठाईं और आगे की ओर धक्का दिया। टकराना। भीतर दबी हुई सच्ची क्यूई की शक्ति को अंततः बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जो इस क्षण संघनित होकर फूट पड़ी।
समुद्र की ओर उमड़ते हुए एक नीले ड्रैगन की तरह एक अद्वितीय बल लेकर इसने पूरे चट्टान को हिला दिया। लेकिन गू चेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेलियां उस दिशा में लगी थीं जहां उसका मालिक खड़ा था। मास्टर, जल्दी से चकमा। हुँ। स्वाभाविक रूप से झोंग लिन ने कोई हलचल नहीं की। तथाकथित प्रचंड शक्ति उसके पास आते ही अचानक हवा के झोंके की तरह शांत हो गई और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। गू चेन जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ और घबराहट में झोंग लिन को देखने लगा। मास्टर, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी का पुल खोलने और सहज क्षेत्र में कदम रखने के लिए बधाई। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। गू चेन ने अपनी हथेलियों की ओर देखा, अपने भीतर प्रवाहित हो रही शक्तिशाली सहज सच्ची ची को और अपने चारों ओर सर्वव्यापी स्वर्ग और पृथ्वी सारची को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जगाने के लिए उसे बस एक विचार की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट इतने शक्तिशाली होते हैं। एक मामूली वार भी एक प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के लिए झेलना मुश्किल होता है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों का आह्वान करना एक मानव शरीर के लिए कैसे संभव हो सकता है? इसके अलावा गुरु अमृत सहायता के लिए भी धन्यवाद, अन्यथा मेरा अपना संचयन सहज क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपने आप को छोटा मत समझो, तुम्हारी नींव पहले से ही मजबूत थी। सहज क्षेत्र तक पहुंचना बस समय की बात थी। इस अमृत ने उस समय सीमा को बस थोड़ा आगे बढ़ाया है। वापस आने पर और अभ्यास करना। यह अमृत छठी श्रेणी का है। सहज क्षेत्र तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करने के लिए दवा की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही खर्च करना पड़ा, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। ये सुनकर गू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। छठी कक्षा? क्या इस महाद्वीप का सबसे ताकतवर पिल मास्टर सिर्फ चौथी कक्षा का नहीं है? छठी कक्षा का अमृत कहाँ से आएगा? गू चेन के मन में अचानक एक विचार आया। उसे याद आया कि झोंग लिन ने पहले कहा था कि अगर वह उसे खुश कर सके तो वह उसे एक शानदार मौका देगा। क्या ये छठी कक्षा का अमृत था? गू चेन की प्रतिक्रिया को झोंग लिन ने देखा, जिसने अपने मुंह के एक कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर मुड़कर दूर धुंध में लिपटी सौ झांग चट्टान की ओर इशारा किया। गू चेन, क्या तुम जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? चट्टान, गू चेन ने सावधानी से उत्तर दिया। और इसके बाद में हेंगडुआन पर्वत, और उससे आगे चेंग देश, और इसके बाद में अंतहीन सागर, और इसके बाद में। गू चेन ने हैरान होकर अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन प्राचीन अभिलेखों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अंतहीन सागर के पार एक और भी विशाल दुनिया है। ये सच है या नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आप जानना चाहते हैं? हम। झोंग लिन ने सार्थक इरादे से मुड़कर गू चेन के कंधे पर थपथपाया। अगले कुछ दिनों में अपनी साधना को स्थिर रखें। हाँ। बोलने के बाद झोंग लिन मुड़ा और चला गया, जिससे गू चेन को समझ नहीं आया कि क्या करे। अगले दिन अत्यंत शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब यू जिंगलेई ने अचानक सर्वोच्च बुजुर्ग का पद लूमिंग को हस्तांतरित कर दिया, तो पूरा संप्रदाय हंगामा में पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संप्रदाय के गुरु ने अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया। हालांकि हंगामा जल्दी ही शांत हो गया। जब यू जिंगलेई ने तीनों बुजुर्गों को ट्रांसमिशन एरे और लुओक्सिंग द्वीप समूह के बारे में बताया, तो उन्हें सचमुच बहुत धक्का लगा। सौभाग्य से ये बात केवल 3 सर्वोच्च बुजुर्गों को ही बताई गई, अन्यथा यदि अन्य लोगों को पता चल जाता तो कौन जानता कि इससे किस प्रकार का हंगामा मच जाता। झोंग लिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि संप्रदाय गुरु यू जिंगलेई कैसे काम चलाते हैं। इन दिनों वह यूरोप को बादलों और पहाड़ों के बीच उड़ाते हुए उनके साथ समय बिता रहे थे। जहां तक गू चेन का प्रश्न है, झोंग लिन ने उसे गोल्डन चेस्ट रेलिक मैप नामक जुबान स्तर की साधना विधि और 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र से ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक दी। गू चेन मूल रूप से फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर की खेती कर रहे थे, जो कि गोल्डन चेस्ट रेलिक मैप की तरह गोल्ड एट्रीब्यूट था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच बहुत कम रूपांतरण हानि हुई। साधना पद्धति और कौशल प्राप्त करने के बाद गू चेन ने खुद को उनमें पूरी तरह से डुबो दिया, मानो वह जुनूनी हो। झोंग लिन के एकांतवास में न जाने के निर्देश के बिना वह शायद पहले ही खुद को अलग थलग कर चुका होता। इसमें कोई मदद नहीं थी। जुबान गुई महाद्वीप पर, जिसे स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीक माना जाता है, उसे लुओक्सिंग द्वीप पर पीले स्तर की भी नहीं माना जाता। स्वर्ण संदूक अवशेष मानचित्र एक जुबान स्तर की साधना पद्धति होने के कारण इतना रहस्यमय था कि गू चेन खुद को इससे मुक्त नहीं कर पाया। इसके अलावा ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक
भी है, जो पृथ्वी स्तर का सर्वोच्च मार्शल कौशल है। हालांकि यह 7 ज्योतिर्मय महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र के 7 अध्यायों में से केवल एक है, फिर भी इसका उत्कृष्ट स्तर पूरे तलवार कढ़ाई संप्रदाय के सभी मार्शल कौशलों को मिलाकर भी पार कर जाता है। एक महीने बाद झोंग लिन, यू जिंगले, योरोंग, गु चेन और एल्डर लियान शान उस गुफा में प्रकट हुए जहां ट्रांसमिशन एरे स्थित था। कुछ चर्चा के बाद झोंग लिन ने गु चेन और एल्डर लियान शान को योरोंग के साथ लोक्सिंग द्वीप पर लाने का फैसला किया। गु चेन उनके भाग्य की संतान थे और वह देखना चाहते थे कि क्या लोक्सिंग द्वीप पर पहुंचने पर गु चेन सचमुच समुद्र में प्रवेश करने वाले ड्रैगन या पहाड़ों पर लौटने वाले बाघ की तरह उड़ान भरेंगे, जैसा कि उपन्यासों में लिखा गया है। जहां तक एल्डर लियान शान की बात है, वह मास्टर यिन दाओयान से भी ज्यादा प्रतिभाशाली पिल मास्टर थे। उन्हें जुवान गुई महाद्वीप पर रखना व्यर्थ था, केवल एक व्यापक दुनिया ही उन्हें अपनी क्षमता का एहसास करा सकती थी। एकमात्र ईश्वर, मैंने पहले ही एल्डर लू मिंग को संप्रदाय प्रमुख का पद सौंप दिया है और उन्हें ट्रांसमिशन एरे और लोक्सिंग द्वीप समूह के मामले की जानकारी दे दी है। हमारे जाने के बाद एल्डर लू संप्रदाय के स्थानांतरण का काम शुरू कर देंगे। यू जिंगलेई के इसे छिपाने के प्रयासों के बावजूद उसके स्वर में उत्साह भरा हुआ था। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, एक बार जब हम लोक्सिंग द्वीप पर लौट आएंगे तो संप्रदाय के गुरु भी संप्रदाय का नया आधार स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में तलवार कढ़ाई संप्रदाय निश्चित रूप से अपने सभी पिछले गुरुओं से आगे निकल जाएगा। झोंग लिन के शब्दों ने यू जिंगलेई की खुजली को मिटा दिया, जिससे उसका बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी की तरह खिल उठा, यहाँ तक कि उसकी झुर्रियां भी कम हो गईं और वह नए जोश से भर गया। चल द झोंग लिन ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाए, एक अदृश्य शक्ति ने सभी को घेर लिया और वे हवा में सवार होकर हवा में उड़ते हुए छिपी हुई गुफा की ओर बढ़ गए। क्या ये प्रसिद्ध ट्रांसमिशन एरे है? एल्डर लियान शान की आंखें चमक उठी जब वह विशाल पत्थरों के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उन्हें छूना तो चाहते थे, लेकिन किसी निषेध को तोड़ने से डरते थे। छूने की इच्छा तो थी, लेकिन छूने की हिम्मत न होने का उनका भाव एक संप्रदाय के एल्डर की गरिमा से रहित था। गु चेन का दिल लहरों की तरह अशांत था। इस क्षण उसे आखिरकार समझ आया कि उसके गुरु ने उसे एकांत में रहने से क्यों मना किया था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके गुरु उस महान अवसर की बात कर रहे थे। एक नई दुनिया, मार्शल आर्ट की उच्चतर खोज। पता चला कि जिस जगह वह पला बड़ा था, वह तो बस एक टापू था, दुनिया के किसी पिंजरे जैसा। केवल बाहर निकलकर ही कोई उच्चतर सैन्य लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। गु योरोंग अपेक्षाकृत शांत थी, हालांकि वह झोंग लिन की बांह को थोड़ा और कसकर पकड़े हुए थी। झोंग लिन ने धीरे से गु योरोंग का हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। स्थानिक विकृति के साथ पांचों आकृतियां तुरंत गायब हो गईं, और जब उन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को लोक्सिंग द्वीप पर पाया। आह, लोक्सिंग द्वीप कितना आरामदायक है। जुवान गुई महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई बहुत दुर्लभ है, हमेशा एक दमघोंटू एहसास देता है। यू जिंगलेई चारों ओर फैले समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यूई का आनंद ले रहा था, उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ था। वाह, इतना घना स्वर्ग और पृथ्वी सारक्यू जुवान गुई महाद्वीप से कम दर्जनों गुना ज्यादा समृद्ध। ऐसे वातावरण में साधना करने से आधे प्रयास में ही दोगुना परिणाम मिलता है। गु चेन ने आश्चर्य से कहा। गु योरोंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसकी दिव्य ज्योति थोड़ी चटकरदार हो गई, मानो वह तेज शराब के नशे में हो। ये क्यूई नशा है, जो ऑक्सीजन नशा के समान है, जो उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने पर होता है, जहां ऑक्सीजन बहुत अधिक घनी होती है, जिससे चक्कर आते हैं। केवल एल्डर लियान शान, जो जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे, सघन क्यूई को नहीं समझ पाए और कम प्रभावित महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने पूरे शरीर में स्फूर्ति महसूस की, यहाँ तक कि आंतरिक सांस भी तेजी से प्रवाहित हो रही थी, किसी भी क्षण सफलता प्राप्त करने की इच्छा के साथ। वरिष्ठ बहन, क्या तुम सचमुच मेरे साथ बैंगनी बादल संप्रदाय में वापस नहीं लौटोगी? झोंग लिन ने गु योरोंग की ओर देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं, मैंने लंबे समय से मास्टर यिन को नहीं देखा है, इसके अलावा मैं अन्य महिलाओं के साथ पक्षपात के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। झोंग लिन ने गु योरोंग को आश्चर्यचकित होकर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला, क्योंकि उसने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। वरिष्ठ बहन, आप कैसे? आउच! उसकी कमर में अचानक दर्द उठा, क्योंकि गु योरोंग की 2 उंगलियों वाली जेन पहले ही 2 बार घूम चुकी थी, जिससे तेज दर्द हुआ जो आसपास के मांस तक फैल गया।
ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी असलियत नहीं समझ सकता। अगर तुम ईमानदार होते तो मैं तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ता। मैं मास्टर यिन के साथ रहूंगा, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आना। गु योरोग ने झोंगलिन को गुस्से से घूरा, उसके हाथ की हरकत सही समय पर रुक गई। यू जिंगलेई और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर झोंगलिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी। एक लहर के साथ उसने गुफा को फिर से एक विशाल पत्थर से सील कर दिया। आध्यात्मिक उत्पत्ति ने गु चेन को घेर लिया क्योंकि वे बैंगनी बादल संप्रदाय की ओर उड़ गए। कई घंटे बाद क्षितिज के अंत में विशाल बैंगनी बादलों वाला शहर दिखाई दे रहा था, जो डूबते सूरज में एक आदिम आभा बिखेर रहा था। अन्य मार्शल कलाकारों की तरह मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बजाय झोंगलिन गु चेन को सीधे ज्वाला महल की ओर ले गया। शून्य से नीचे उतरते हुए गु चेन ने उत्सुकता से अपने आसपास का अवलोकन किया। तलवार कढ़ाई संप्रदाय की तुलना में यहाँ की वास्तुकला अधिक भव्य और प्रभावशाली थी। हालांकि उसने बैंगनी बादल संप्रदाय के बारे में अपने गुरु के मुंह से सुना था, लेकिन उसे प्रत्यक्ष अनुभव करने से उसे जुआन गुई महाद्वीप के पतन का बेहतर अंदाजा हुआ। वह किसी देहाती व्यक्ति की तरह था जो पहली बार किसी महानगर में प्रवेश कर रहा हो। मास्टर, आप वापस आ गए। गु चेन ने सहजता से ऊपर देखा और तांग जुएयुआन को हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक में देखा, जिसके साथ सुगंधित हवा चल रही थी। हल्के नीले रंग के चपरासी फूलों से कशीदाकारी की हुई हथेलियां, चांदी के धागों से कुछ बादल बने हुए, किनारे पर नीले पानी के बादलों की घनी आकृतियां, हल्के पीले रंग का एक चौड़ा रेशमी टुकड़ा उसकी छाती पर लिपटा हुआ। जैसे जैसे वह चलती, उसकी स्कर्ट शान से घूमती, हर भाव हवा में लहराते विलों की तरह सुंदर। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उसका शरीर सुडौल था, उसकी बर्फ सी सफेद छाती ऐसी चमक रही थी कि किसी की भी आंखें अंधी हो सकती थीं। सुंदर, ये शब्द अचानक गु चेन के दिमाग में आया, लेकिन जब उसने इस सुगंधित सुंदरता को झोंगलिन की बाहों में गिरते देखा, तो उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसने अपनी आंखें नीचे झुका रखी थी, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित रखा था और जरा भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। गु चेन के मन में अपने गुरु के प्रति असीम सम्मान था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके रिश्तेदारों द्वारा उनका उपहास किया गया और उन्हें बेकार करार दिया गया, तब उनके गुरु अंतहीन अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर उभरे। जब संपूर्ण गु परिवार का विनाश हो गया और वह भेड़ियों से घिर गया, तो उसके गुरु ने उसे दलदल से बाहर निकाला, गु परिवार का बदला लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अब वह उसे पिंजरे जैसे जुबान गुई महाद्वीप से भी बाहर ले आया। गु चेन के मन में झोंगलिन को अपने पुनर्जन्म के माता पिता कहना उनके साथ न्याय नहीं था। वह एकमात्र भगवान थे। झोंगलिन ने धीरे से तांग जुएयुआन की कमर को गले लगाया और कहा, यह मेरा नया शिष्य है, अब से अग्नि बादल महल में इसका आवास मेरे जैसा ही होगा। तांग जुएयुआन को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने गु चेन की बारीकी से जांच की, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि इस युवक में क्या खासियत है जो झोंगलिन का पसंदीदा है। झोंगलिन की विश्वसनीय महिला परिचारिका के रूप में वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके गुरु कितने प्रतिभाशाली और गौरवान्वित थे, और उनके शिष्य के रूप में पहचाने जाने और स्वीकार किए जाने का अर्थ था कि वे असाधारण थे। तांग जुएयुआन ने हिम्मत नहीं हारी और झुककर कहा, यह विनम्र व्यक्ति तांग जुएयुआन है, युवा मास्टर को नमस्कार। गु चेन ने भी सलामी दी, लेकिन किसी भी प्रकार का अहंकार दिखाने का साहस नहीं किया। यह उनके स्वामी की स्त्री थी, भले ही उसके पास कोई उचित उपाधि न हो, फिर भी वह विनम्र सम्मान की हकदार थी। गु चेन, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम सीधे जुएयुआन को बता सकते हो। सभी साधना संसाधन उसी से प्राप्त किए जाएंगे। झोंगलिन ने निर्देश देना जारी रखा। मार्शल आर्टिस्ट साधना के दौरान बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करते हैं, जबकि प्रसवोत्तर अवस्था में ये कम मांग वाला होता है, क्योंकि सार को परिष्कृत करने और ची को रूपांतरित करने के मार्ग पर चलते हुए सहज क्षेत्र में पहुंचने पर व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी से आधार प्राप्त करता है। पर्याप्त संसाधन अनुपूरण के बिना साधना की गति अविश्वसनीय रूप से धीमी होगी। चूंकि झोंगलिन ने गु चेन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था और उसे लोकसिंह द्वीप पर ले आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसकी साधना को पूरा होने तक समर्थन देने का इरादा किया था। हाँ मास्टर, नमस्कार वरिष्ठ भाई जू। गु चेन ने अपने सामने खड़े गोलमटोल जू यूडे का अभिवादन करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़े। गु चेन, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? एल्डर झोंग कहाँ है? गु चेन को आते देख शू यूडे जल्दी से उसके पास गया। हालांकि गु चेन अभी जन्मजात क्षेत्र में ही था, शू यूडे ने कोई लापरवाही नहीं दिखाई। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, जो उसके भरे पूरे शरीर को और निखार रही थी।
तथा उसकी आंखें सिकुड़कर हंसते हुए बुद्ध जैसी लग रही थीं। मास्टर अभी भी फायर क्लाउड पैलेस में गोलियां बना रहे हैं। मैं थोड़ा बेचैन हो रहा था और मैंने टहलने जाने का फैसला किया। जू यूडे के गर्मजोशी भरे स्वागत को देखकर गुचेन को इस बात की और भी अधिक सराहना हुई कि उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर भरोसा करने का मौका मिला है। आखिरकार जू पारलौकिक क्षेत्र का व्यक्ति था, जबकि गुचेन अभी अभी जन्मजात क्षेत्र में पहुंचा था। अपने गुरु के बिना ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की एक झलक पाना भी मुश्किल होता, इतना सम्मान पाना तो दूर की बात थी। गोलियां बना रहे हो? जू यूडे की सांसें अचानक तेज हो गईं और उसकी आंखें एक खास गर्मी से भर गईं। क्या एल्डर झोंग पर्पल मैंशन पिल्स को परिष्कृत कर रहे हैं? वास्तव में एल्डर झोंग सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उनके पास अतुलनीय कीमिया कौशल है। अगर पर्पल मैंशन पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया तो हमारा पर्पल क्लाउड संप्रदाय नहीं, पूरा लोकसिंह द्वीप समूह एक दूसरे छठे दर्जे के कीमियागर के उदय का गवाह बनेगा। शू यूडे का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। सचमुच छठी कक्षा का कीमियागर? पूरे लोकसिंह द्वीप समूह में ऐसे सिर्फ 2 ही थे और उनमें से एक 7 सितारा संप्रदाय का था। 7 सितारा संप्रदाय को लोकसिंह द्वीप समूह पर सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था और यहां तक कि द्वीपों पर एकमात्र गुप्त क्षेत्र का नाम भी इसके नाम पर रखा गया था। फिर भी बैंगनी बादल संप्रदाय एक साधारण संप्रदाय ही था, जिसकी रैंकिंग 108 द्वीपों में औसत से ऊपर थी और एल्डर झोंग के कारण ही यह ऊपर उठा। इससे पहले ये सबसे निचले पायदान पर था। अब हालांकि बैंगनी बादल संप्रदाय पूरे लोकसिंह द्वीप समूह पर दूसरे छठे दर्जे के कीमियागर के उदय का साक्षी बनने वाला था, वह उत्साहित कैसे न होता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जू यूडे ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले एल्डर झोंग को खोजा था और उसे पहाड़ पर आमंत्रित किया था, और अब वह अपार धन और प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। जू यूडे की अभिव्यक्ति देखकर गुचेन मन ही मन मुस्कुराया। छठी कक्षा का कीमियागर? उसका मालिक बहुत समय से ऐसा ही था। गुचेन को अभी भी तलवार कढ़ाई संप्रदाय के आत्मा औषधि शिखर के पीछे चट्टान से बैंगनी हवेली की गोली की गंध याद थी। यह अब बाहरी दुनिया के लिए शक्ति का प्रदर्शन मात्र था। ओह, मेरी तरफ देखो, आओ जल्दी से बैठो। जू यूडे ने अपने माथे पर थपकी दी और जल्दी से गुचेन को खींचकर बैठा दिया तथा नौकरों को चाय परोसने का निर्देश दिया। गुचेन, क्या आज तुम्हें कुछ चाहिए? बिना कोई बात घुमाए गुचेन ने सीधे कहा, मैं हाल ही में तलवारबाजी की एक तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं और मुझे अपनी तलवार तेज करने के लिए कुछ धातु के अयस्कों की जरूरत है। काफी खोजबीन के बाद मेरे पास लगभग सभी अयस्क हैं, सिवाय रेड ट्रेजर गोल्ड के एक टुकड़े के। मैंने सुना है कि आपकी नीलामी में एक अयस्क है, इसलिए मैं उसे मांगने आया हूं। मैं समझ गया, रेड ट्रेजर गोल्ड। हालांकि यह एक धातु है, ये वास्तव में समुद्री जीवों के अंदर बनता है। रेड ट्रेजर वेल नामक समुद्री जीव के अंदर एक प्रकार का पत्थर जो समुद्री रेत के लंबे समय तक सेवन के बाद शरीर में जमा हो जाता है। ये कुछ हद तक बेजोर जैसा है, लेकिन हालांकि इसका कोई औषधीय महत्व नहीं है। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर और दुर्लभ मजबूती वाला होता है, जो हथियार बनाने के लिए उपयुक्त है। तुम खुशकिस्मत हो। कुछ दिन पहले ही कोई मेरे पास रेड ट्रेजर गोल्ड का एक टुकड़ा लाया था, उसे नीलाम करने के इरादे से। आओ स्टोर रूम से रेड ट्रेजर गोल्ड ले आओ। जू यूडे ने दरवाजे पर आवाज लगाई और शीघ्र ही एक मैनेजर एक लकड़ी का बक्सा लेकर आया। बक्सा खोलने पर उसमें मुट्ठी भर धातु का टुकड़ा निकला, जो न तो सोना था और न ही पत्थर। रेड ट्रेजर गोल्ड से एक अनोखी धात्विक चमक निकलती थी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ रक्त लाल रंग भी था। उसे हाथ में पकड़ने पर एक गर्माहट और हल्की सी खुशबू आती थी, जो काफी अजीब थी। लाल खजाना सोना देखकर गुचेन भी प्रसन्न दिखाई दिया। इसके साथ ही उसने आखिरकार 8 प्रकार की धातुओं का संग्रह पूरा कर लिया, जिससे वह ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक का अभ्यास शुरू कर सका। हाल ही में गुचेन हर दिन फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर से अपनी इन्नेट ट्रू क्यूई को गोल्डन चेस्ट रेलिक मैप ट्रू क्यूई में बदल रहा था और अपने बाकी समय का उपयोग ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक का अभ्यास करने में कर रहा था। 7 ज्योतिर्मय महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र वास्तव में एक पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट थी। यहाँ तक कि स्वर्णिम विशेषता ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक भी अत्यंत रहस्यमय थी। कई दिनों तक विचार करने के बावजूद गुचेन इसे समझ नहीं पाया और अंततः तलवार को तेज करने के लिए 8 प्रकार के धातु अयस्कों का उपयोग करने का एक अलग तरीका अपनाया।
तथाकथित धार लगाने का अर्थ है तलवार की क्यूई को तेज करना। अयस्कों के भीतर गोल्ड क्यूई का उपयोग करके अपनी तलवार क्यूई को तेज करना, जिससे ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। गु चेन ने अपने अंदर के उत्साह को नियंत्रित किया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाईजू, ये लाल खजाना सोना मेरे लिए बहुत मददगार है। आत्मा पत्थरों में कितना? क्या आत्मा पत्थर? ये तो लाल खजाने के सोने का एक टुकड़ा है, इसे जैसे चाहो ले लो। जू यूडे ने बनावटी नाराजगी में अपना हाथ हिलाया। अपना सिर हिलाते हुए गु चेन ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। पर्पल क्लाउड ऑक्शन हाउस संप्रदाय का हिस्सा है और आप केवल उसका प्रबंधन कर रहे हैं। अगर मैं रेड ट्रेजर गोल्ड ले लूं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपको उसकी कीमत चुकानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गु चेन जानता था कि उसके गुरु ने लोकसिंग द्वीप पर तलवार कड़ाही संप्रदाय को फिर से स्थापित करने की योजना बनाई थी और वह बैंगनी बादल संप्रदाय के लोगों के साथ बहुत अधिक उलझना नहीं चाहता था। इसके अलावा लाल खजाना सोना, हालांकि दुर्लभ था, कोई खास कीमती नहीं था, न ही वह ऐसी चीज थी जिसे वह खरीद नहीं सकता था। ऐसे एहसान का एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है, एहसान चुकाना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। बोलते समय गु चेन ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से मृत लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। वरिष्ठ भाईजू, इस वस्तु पर एक नजर डालें। क्या यह नीलामी के लिए लाल खजाने के सोने की जगह ले सकती है और नुकसान की भरपाई कर सकती है? सहज रूप से जू यूडे ने उस पर नजर डाली और तुरंत ही पूरे स्वरूप से मोहित हो गया। उसने सूखी लकड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह उसके हाथों में भारी लग रही थी, धातु जैसी। लगभग हथेली के आकार का, टेढ़ा मेढ़ा और मुड़ा हुआ मानव जैसा आकार, कुछ कुछ जिनसिंग जैसा, लेकिन बिना जड़ों वाला। इसकी लकड़ी की बनावट बैंगनी काले रंग की थी, शीशम जैसी, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये बेकार लकड़ी। दिलचस्प है। कनिष्ठ भाई, जरा रुको। कोई स्टोर रूम से 6 यांग वाटर ले आओ। जल्द ही एक मैनेजर एक जैड बोतल लेकर आया जिसमें 6 यांग वाटर था। कनिष्ठ भाई, ये 6 यांग जल है जो 6 चरम यांग स्थानों से एकत्रित जलसार से परिष्कृत किया गया है और यह गंदगी को साफ करने में उत्कृष्ट है। ये ज्ञात है कि दिव्य वस्तुएं अक्सर अपना वास्तविक स्वरूप छिपा लेती हैं और कई खजाने अनुचित देखभाल और समय के कारण अपनी मूल चमक खो देते हैं, लेकिन 6 यांग जल अशुद्धियों को दूर कर सकता है। बोलते समय जू यूडे ने 6 यांग जल की एक बूंद ली और उसे मृत लकड़ी पर टपका दिया। विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला के साथ मृत लकड़ी का पूरा टुकड़ा कंपन करने लगा और प्रत्येक कंपन के साथ उसकी सतह से मैल के कण गिरने लगे। कुछ और बूंदे डालने के बाद उस सूखी लकड़ी का असली रूप सामने आ गया। वह गहरे हरे रंग की लकड़ी का एक टुकड़ा था जो अब पहले जैसा सूखा और मुरझाया हुआ नहीं था। वरिष्ठ भाईजू, यह क्या है? गु चेन मृत लकड़ी के परिवर्तन से आश्चर्यचकित था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वह हरी लकड़ी से एक समृद्ध लकड़ी गुण आभा महसूस कर सकता था। ये स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी है। कनिष्ठ भाई गु, आपको ये कहाँ से मिली? स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी? क्या ये वास्तव में स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी है? जूनियर भाई गु, आपने इसे कहाँ से प्राप्त किया? गु चेन ने लापरवाही से इमारत के बाहर सड़क की ओर इशारा किया और कहा, जब मैं अभी अभी आया था तो मैंने इसे सड़क पर एक स्टॉल से खरीदा था। इसकी कीमत मुझे एक स्पिरिट स्टोन पड़ी थी। वरिष्ठ भाई जू, यह क्या चीज है? एक आत्मा पत्थर। जू यूडे की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने ईर्ष्या से कहा, टस्क टस्क, जूनियर भाई गु वास्तव में भाग्यशाली है जो इस सड़क पर ऐसा खजाना उठा लाया है। इस वस्तु को स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक लकड़ी जो अत्यंत हीन भूमि में उगती है, प्रति दशक केवल 1 इंच की दर से बहुत धीमी गति से बढ़ती है। इस टुकड़े को बढ़ने के लिए कम से कम 500 साल की उम्र चाहिए होगी। चूंकि यह अत्यंत यीन भूमि में उगता है, इसलिए ये यीन ऊर्जा के क्षरण से बनता है, लेकिन इसका काष्ठ तत्व जीवन शक्ति से भरपूर होता है। इन तत्वों के संयोजन से इसे स्वर्गीय आत्मा नाम मिला है। इस वस्तु को लंबे समय तक अपने साथ रखने से व्यक्ति की दिव्य आत्मा में सूक्ष्म रूप से वृद्धि हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यूनिलिंग क्षेत्र के कुछ मार्शल आर्ट गुरु अपनी दिव्य आत्मा को इस लकड़ी को सौंप भी सकते हैं, जिससे यह एक अत्यंत मूल्यवान खजाना बन जाता है। गु चेन के कुछ भ्रमित भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि वह पारलौकिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत परिचित नहीं था। जू यूडे ने स्पष्ट शब्दों में बताया, लगभग 20 साल पहले 36वें द्वीप पर स्थित स्वर्गीय मंडप में स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई दिया था, जो आपके टुकड़े से थोड़ा छोटा था। अंत में इसे 50,000 आत्मा पत्थरों में खरीद लिया गया।
इस बार गु चेन समझ गया और वह दिल से बहुत खुश हुआ। उसने एक स्पिरिट स्टोन के बदले एक खजाना हासिल किया था और उसे बेचकर वह 50,000 स्पिरिट स्टोन कमा सकता था। कमाई की यह रफ्तार बेहद तेज थी। क्या ये वस्तु रेड ट्रेजर गोल्ड की जगह ले सकती है? जू यूडे ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, बदले आप लाल खजाने के सोने के 10 टुकड़े खरीद सकते हैं जो पर्याप्त से अधिक होंगे। इसे छोड़ो, अगर जूनियर भाई गू वास्तव में मुझ पर एहसान नहीं करना चाहते हैं तो बाद में 3000 स्पिरिट स्टोन भेज दें। जहां तक इस स्वर्गीय सोल वुड की बात है, मैं इसे बेचने की सलाह नहीं देता। एल्डर झोंग ने पहले ही एक आध्यात्मिक शरीर को संघनित कर लिया है और दिव्य आत्मा को पोषित करने के लिए सोल पैलेस खोलने वाले हैं। ये वस्तु वही है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ये सुनकर गु चेन बहुत खुश हुआ, खासकर यह जानकर कि ये दिव्य आत्मा काष्ठ उसके गुरु के लिए लाभदायक होगा। उसने सहज ही दिव्य आत्मा काष्ठ को अपने हाथ में पकड़ लिया। उस मामले में वरिष्ठ भाई जू को बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस उम्मीद है कि एल्डर झोंग को जल्द ही छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया जा सकेगा। ये तो निश्चित है, गुरुजी अवश्य सफल होंगे। गु चेन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अग्नि मेघ महल के शिखर पर पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी और दुनिया शांत थी। ओयांग दाओयोग ने काफी समय से शिष्यों के एक समूह को दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए नेतृत्व किया था। ओयांग दाओयोग अग्नि मेघ महल के मुख्य द्वार पर स्थिर बैठा था, जबकि प्रथम शिष्य आसपास की रखवाली कर रहे थे। पूरा प्रवाहित मेघ शिखर बंद था, किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 100 झांक के दायरे में आने वाली एक मक्खी या चूहा भी कुचल दिया जाता था। मुख्य बात यह है कि पूरे बैंगनी बादल संप्रदाय में कोई भी इस तरह के आंदोलन से असंतुष्ट नहीं था। इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह पर्याप्त सख्त नहीं था। कुछ शिष्यों ने तो पूरे बैंगनी बादल शहर या यहां तक कि 81 द्वीप को भी बंद करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंततः झोंग लिन ने इसे अस्वीकार कर दिया। ओयांग दाओयोग और वानपू मूर्तियों की तरह चुपचाप बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों के चारों ओर मौजूद तरल आध्यात्मिक स्रोत को रोक लिया गया था, लेकिन यदि वह हिलता तो वह टूटते हुए पहाड़ों के बल से प्रहार कर सकता था। वे झोंग लिन की रक्षा के लिए यहाँ थे और जो कोई भी झोंग लिन को परेशान करना चाहता था उसे पहले उनके बीच से गुजरना पड़ता था। कई दिनों तक फायर क्लाउड पैलेस से कोई खबर नहीं मिली और दोनों चिंतित होने लगे। आखिरकार ये छठी श्रेणी का अमृत था और एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत होने पर ये झोंग लिन को छठी श्रेणी के कीमियागरों की श्रेणी में पहुंचा सकता था, जिससे वह लोकसिंह द्वीप समूह में दूसरे स्थान पर आ जाता। बैंगनी बादल संप्रदाय उसके साथ उठ सकता था और हालांकि 7 सितारा संप्रदाय से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह इन 108 द्वीपों में शीर्ष स्थान पर अवश्य पहुंचता। इस तरह के अवसर को बाहरी ताकतों द्वारा बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए। अचानक ओयांग दाओयोग को अपने माथे में हलचल महसूस हुई और उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसके बगल में वानपू भी उत्साहित होकर अग्नि बादल महल की ओर देख रहा था। किसी को पता भी नहीं था कि शिखर पर स्थित महल से एक हल्की अमृत जैसी सुगंध फैल रही है। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखा, उनके हृदय उत्सुकता से भर गए। गु चेन एक तरफ बेकार बैठा था, बोलना चाहता था लेकिन खुद को रोक रहा था और उखड़ू बैठकर चींटियां गिन रहा था। अंततः एक स्पष्ट ध्वनि के साथ अग्नि मेघ महल के लंबे समय से बंद दरवाजे उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे धीरे धीरे खुल गए। वूश वूश वूश। हवा के रुकने की आवाज सुनकर गार्ड क्यू जू, म्यू किंग, लेई जुन और जू यूडे सभी दरवाजे के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें आगे की ओर टिकी हुई थीं। जैसे ही दरवाजे खुले, झोंग लिन का आकार उनके सामने प्रकट हुआ। सभी ने अपनी सांस रोक ली, उनकी नजरें झोंग लिन के चेहरे पर टिकी थीं। एल्डर झोंग, क्या अमृत बन गया? यहां तक कि ओयांग दाओयोग की आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। झोंग लिन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ सुचारू रूप से चला। ये बैंगनी हवेली की गोली है। कृपया संप्रदाय गुरु इसका निरीक्षण करें। बोलते हुए झोंग लिन ने अपनी कलाई घुमाई और बैंगनी हवेली की गोली वाली जेड बोतल बाहर आ गई। एक तेज अमृत सुगंध फैली, जो पहले अग्नि मेघ महल से आ रही सुगंध से सैकड़ों गुना ज्यादा तीव्र थी। उत्कृष्ट! ओयांग दाओयोग ने जोर से प्रशंसा करते हुए ठहाका लगाया, एल्डर झोंग, आपने कड़ी मेहनत की है। वानपू के नेतृत्व में सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एल्डर झोंग को छठी कक्षा के कीमियागर के पद पर पदोन्नति के लिए बधाई। हर कोई उज्ज्वल मुस्कान के साथ गौरव का अनुभव कर रहा था। आखिरकार छठी श्रेणी का कीमियागर एक दुर्लभ वस्तु थी। पूरे लोकसिंह द्वीप पर केवल 2 ही थे,
और अब बैंगनी बादल संप्रदाय के भीतर एक उभर कर सामने आया था। एक कीमियागर का दर्जा स्वाभाविक रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर होता है। यहां तक कि एक यूनिलिंग क्षेत्र का योद्धा भी छठी श्रेणी के कीमियागर की बराबरी नहीं कर सकता, जो जुबानदान गुरुओं के बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता। गोल करके बैंगनी बादल संप्रदाय ने एक नया जुबानदान मास्टर प्राप्त किया। ये बात उन्हें उत्साहित क्यों न करे। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। झोंग लिन ने अपना दाहिना हाथ लहराते हुए दिल खोलकर हंसा और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक 5वीं श्रेणी की सच्ची सार गोली उड़ गई। वानपो ओयाग दाओयोग ने अचानक जोर से पुकारा, शिष्य यहाँ है। लोकसिंह द्वीप के द्वीपों को तुरंत सूचित करें कि मैं 1 महीने में एल्डर झोंग के लिए एक कीमियागर भोज का आयोजन करूंगा। वानपो ने भी बड़ी मुस्कान के साथ ऊंची आवाज में जवाब दिया, हाँ शिष्य अब जाएगा। अल्केमिस्ट्स भोज का आयोजन केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं बल्कि एक घोषणा के लिए भी होता है। झोंग लिन ने मना नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने झुवान गुई महाद्वीप पर इन्नेट दायरे को तोड़ा था और यू जिंगलेई ने ग्रैंडमास्टर भोज की मेजबानी करना चाहा था। तथाकथित धनवानों का घर न लौटना रात में ब्रोकेड पहनने के समान है। छठी कक्षा के कीमियागर होने के कारण शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ अधिक संपर्क और बेहतर संसाधन संग्रह संभव हो पाया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए और प्रत्येक ने उत्साहपूर्वक छठी कक्षा के कीमियागर की खबर फैलाई। बधाई हो गुरुजी, बधाई हो। सभी के चले जाने के बाद गु चेन को अंततः बोलने का मौका मिला और उन्होंने खुशी खुशी बधाई दी। झोंग लिन ने उसे चंचलता से घूरा और हंसते हुए डांटा, तुम बदमाश हो। दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता? गु चेन मुस्कुराया, ये जानते हुए कि मास्टर इस तथ्य का उल्लेख कर रहे थे कि वह बहुत पहले छठी कक्षा के कीमियागर बन चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह बात सामने आ रही थी। बधाई अभी भी जारी है। इसके अलावा मैंने आज एक खजाना हासिल किया है जो गुरु को भेंट करने के लिए बिल्कुल सही है। खजाना? आपके पास कौन सा खजाना हो सकता है? कृपया देखिए गुरुजी। स्वर्गीय आत्मा लकड़ी, खेल से बर्बाद। झोंग लिन को स्वर्गीय आत्मा लकड़ी के बारे में पता था और वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि गु चेन के पास ये क्यों थी। गु चेन ने उत्साहपूर्वक बताया कि कैसे उसने एक रिसाव को पहचाना और कैसे जू यूडे ने उसे गंदगी हटाने में मदद की, जिससे स्वर्गीय आत्मा लकड़ी का असली रूप सामने आया। गु चेन बोलते समय बहुत उत्साहित थे और अपनी अद्भुत वक्तृत्व कला का प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने झोंग लिन की आंखों में बढ़ती हुई अजीब सी नजर पर ध्यान नहीं दिया। यह आ रहा है, यह आ रहा है। नायक द्वारा लीक ढूंढने का विशेष कथानक आ गया है। लीक चुनना। अरे यार, मैं पर्पल क्लाउड सिटी में सैकड़ों बार घूम चुका हूं और अक्सर उसी गली में जाता हूं जिसका जिक्र उसने किया था। लीक ढूंढने का मौका कब मिला था? और गु चेन को पर्पल क्लाउड सिटी में आए हुए मुश्किल से आधा महीना ही हुआ था कि उसे ऐसा सुनहरा अवसर मिल गया। ये कहना कि यह महज किस्मत थी, ऐसी बात है जिस पर भूत भी विश्वास नहीं करेंगे। मालिक, आपको क्या हुआ? ओह, ये कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। आप विचारशील रहे हैं, झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक शिष्य को यही करना चाहिए। जब गु चेन ने झोंग लिन को स्वर्गीय आत्मा लकड़ी स्वीकार करते देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। गोल्डन चेस्ट रेलिक मैप और ताई बाई जिन्याओ स्वॉर्ड टेक्निक कैसी चल रही है? क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? अपने गुरु को सूचित कर दून की शिष्य ने गोल्डन चेस्ट रेलिक मैप की मूल बातें पहले ही सीख ली हैं। मैं वर्तमान में इन्नेट ट्रू क्यूई का रूपांतरण कर रहा हूं और इसे पूरी तरह से रूपांतरित होने में ज्यादा से ज्यादा आधा महीना लगेगा। जहां तक ताई बाई जिन्याओ स्वॉर्ड तकनीक की बात है, शिष्य ने शुरुआत करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। बोलते समय गु चेन ने तलवार को तेज करने की विधि के बारे में बताया, जिसके बारे में उसने सोचा था, जिसमें प्रवेश पाने के लिए तलवार क्यूई को धार देने के लिए विभिन्न सोने के अयस्कों का उपयोग किया गया था। ये सुनकर झोंग लिन ने सिर हिलाया, वाकई तुमने एक अलग रास्ता अपनाया है। बुरा नहीं है। ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक, जो 7 ज्योतिर्मय महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र से विरासत में मिली है, एक पृथ्वी स्तर की सर्वोच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट है। अभ्यास में आसानी के लिए इसे विभाजित किया गया है। एक बार जब तुम जिन्याओ में निपुण हो जाओ तो मैं तुम्हें बाकी भाग सिखा दूंगा। ये सुनकर गु चेन की आंखें चमक उठीं। इस आधे महीने में वह अपने मार्शल ज्ञान को तेजी से बढ़ा रहा था और स्वाभाविक रूप से पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट की दुर्लभता को जानता था, जो पूरे फॉलिंग स्टार द्वीप समूह में पाई जा सकती थी।
गु चेन ने ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक की प्रतिभा को गहराई से महसूस किया और एक साथ प्रकाशवान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र का एक अंश मात्र था जो इस बात की अंतर्दृष्टि देता है कि संपूर्ण तलवार तकनीक कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। गुरुजी, क्या मैं अनुभव कर सकता हूं कि तलवार चलाने की पूरी तकनीक कैसी होती है? गु चेन ने झोंग लिन को उत्सुकता से जलती हुई आंखों से देखा। झोंग लिन ने एक क्षण के लिए सोचा। अच्छे से बोलते हुए वह धीरे से खड़ा हुआ, अपना दाहिना हाथ हवा में बढ़ाया और दीवार पर लटकी हुई खजाने की तलवार सीधे उसकी हथेली में आ गई। फिर भी गु चेन को आध्यात्मिक उत्पत्ति में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। इस एक शुरुआती चाल ने गु चेन को विस्मय में डाल दिया, मानो वह किसी विशाल पर्वत को देख रहा हो। 7 प्रकाशमान महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र 7 प्रकाशमान तलवार संप्रदाय नामक संप्रदाय से विरासत में मिला सर्वोच्च कौशल है। इसके अभ्यास में ये 7 प्रकाशमान तारों से क्यूई को अवशोषित कर सकता है, 7 प्रकाशमान तलवार क्यूई को संघनित कर सकता है और 7 प्रकाशमान हृदय दीप का निर्माण कर सकता है। ये ज्वांगुआन रूढ़िवादी संप्रदाय की एक ईमानदार और राजसी कला है। ये तलवार तकनीक न केवल मारने के बारे में है, बल्कि साधना, आक्रमण, रक्षा, पीछा और पलायन को एक सर्वोच्च तलवार कौशल में जोड़ती है। शिष्य अभ्यास की सुविधा के लिए इसे ताएं चमकती तलवार तकनीक, ताएं चांदनी तलवार तकनीक, ताई बाई जेन्याओ तलवार तकनीक, 8 स्टार वुड लाइट तलवार तकनीक, चेनेक्सिंग शुयाओ तलवार तकनीक, यंग हुओ अग्नि चमकती तलवार तकनीक और पृथ्वी सितारा मिट्टी चमकती तलवार तकनीक में विभाजित किया गया था। यदि कोई व्यक्ति सभी 7 तलवार तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो वह 7 प्रकाशमान हृदय लैंप को संघनित कर सकता है, जिसमें गोली के विषाक्त पदार्थों को हटाने की विशेषता भी होती है। ध्यान से देखिए, ये ताई बाई जिन्याओ तलवार तकनीक है। झोंग लिन के हाथ ने लंबी तलवार को घुमाया और संपूर्ण अग्नि मेघ महल का हॉल तुरंत तलवार की अंतहीन रोशनी से भर गया। अंतहीन हवा का प्रवाह बेतहाशा उतार चढ़ाव करने लगा और तलवार क्यूई उन बिंदुओं पर गूंजने लगी जहां हवा की धाराएं बहती थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि दुनिया की सभी आदिम क्यूई को आकर्षित कर रही थी, जिसने गु चेन को वध के एक भयंकर इरादे में घेर लिया था। इस समय गु चेन का चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया, उसका शरीर डर से जम गया, वह थोड़ा भी हिलने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि किसी भी हल्की सी हरकत से व्यापक तलवार क्यूई द्वारा उसका सिर तुरंत काट दिया जा सकता था। जैसे ही गु चेन को डर लग रहा था, झोंग लिन की तलवार की मंशा अचानक बदल गई। वध की तीव्र इच्छा एक मृदु हवा में बदल गई, जो लगातार बह रही थी, उसे इस प्रकार घेरे हुए थी मानो सागर ने उसे घेर लिया हो। फिर भी तुरंत ही हवा का प्रवाह तेज हो गया, जिससे हजारों टन की लहरें उठने लगीं, जिससे ऐसा महसूस होने लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की कोई अजेय शक्ति हमारे सामने खड़ी हो। ये चेनेक्सिंग शुयाओ तलवार तकनीक है। झोंग लिन ने किसी भी आध्यात्मिक उत्पत्ति का उपयोग नहीं किया, केवल 7 प्रकाशक महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए तलवार के इरादे का उपयोग किया। अन्यथा अग्नि बादल महल, यहाँ तक कि इसके नीचे का पहाड़ भी इसे सहन नहीं कर सकता था। 1 घंटे बाद गु चेन अग्नि मेघ महल से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं। गु चेन को वापस जाते देख झोंग लिन के मुंह पर भी हल्की मुस्कान आ गई। तुम छोटे बदमाश, अभी भी तुम्हें संभाल नहीं सकते। उसने अपने हाथ में भारी स्वर्गीय आत्मा की लकड़ी की ओर देखा और बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बुदबुदाया, अगर गु चेन सचमुच उपन्यासों में वर्णित भाग्य का बच्चा है, तो जुबान गुई महाद्वीप की जेल से निकलने के बाद वह समुद्र में लौटने वाले अजगर की तरह होगा। उसका महान भाग्य वास्तव में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। रिसाव ढूंढना तो बस सबसे बुनियादी अभिव्यक्ति है। भाग्य के बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता मुसीबत खड़ी करना है, अनिवार्य रूप से एक निरंतर प्राकृतिक आपदा। वह जहां भी जाता है, कुछ न कुछ घटित होता ही है, जो पुराने और नए दुश्मनों को आकर्षित करता है। नायक स्वाभाविक रूप से नौ मृत्यु और एक जीवन का अनुभव करता है, लेकिन हमेशा बच जाता है। फिर भी उसके आसपास के लोग उतने भाग्यशाली नहीं होते। उसका स्वामी होने के नाते मेरा अनुमान है कि मैं सबसे पहले प्रभावित होऊंगा। धिक्कार है, अचानक उसे लोकसिंह द्वीप पर लाने का पछतावा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी, वरना मैं सचमुच शिकार बन जाने का जोखिम उठाऊंगा। झोंग लिन ने अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले गु चेन को बुलाया, ताकि यह पता चल सके कि क्या वास्तव में कोई भाग्य का बच्चा है।
दूसरा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सोचता है कि धन कमाने के पीछे उसका हाथ खतरे में है। यद्यपि भाग्य के बच्चे के आसपास के लोग अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होते हैं, फिर भी वे उसके भाग्य का लाभ उठा सकते हैं और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा झोंग लिन को अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है और वह मानता है कि वह उसे दबा सकता है, अन्यथा वह ऐसे जोखिम भरे कामों में शामिल नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैंगनी बादल संप्रदाय द्वारा अथक पदोन्नति के साथ छठी श्रेणी के कीमियागर के रूप में झोंगलिन का नाम पूरे फॉलिंग स्टार द्वीप समूह में फैलने लगा, जिससे उसे अपार प्रसिद्धि मिली। विभिन्न ताकतें उसे बधाई देने के लिए उपहार देने लगीं। फिर भी झोंगलिन गु चेन को 36 द्वीपों पर ले जा रहा था ताकि वह उन संसाधनों को प्राप्त कर सके जिन्हें उसने पिछली बार मास्टर यिन दाओयान से आदान प्रदान करने के लिए कहा था। हाँ, झोंगलिन, तुम आ गए। यह अब भी वही कॉपहॉल था, लेकिन इस बार पहले की तुलना में अधिक लोग थे। गुरु, संप्रदाय गुरु, झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। गु चेन ने एक भव्य सलामी भी दी और प्रार्थना की। शिष्य गु चेन संप्रदाय गुरु को सम्मान देता है, ग्रैंडमास्टर को सम्मान देता है। तो आप गु चेन हैं। बुरा नहीं है। इतनी कम उम्र में ही जन्मजात दायरे में प्रवेश करके झोंगलिन ने वास्तव में एक अच्छे शिष्य को स्वीकार कर लिया है। यिन दाओयान ने गु चेन का मूल्यांकन किया, स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को अपने शरीर से विलुप्त होते हुए महसूस किया, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये लो। यिन दाओयान ने अपने हाथ के एक झटके से उसे उछाला और गु चेन ने सहज रूप से उसे पकड़ लिया, फिर उसका दिल कांप उठा। यह एक आध्यात्मिक कलाकृति है। पौष्टिक ईश्वर की गोली। गु चेन ने अपने हाथ में पन्ने के हरे रंग की लंबी तलवार को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके भीतर आभा का एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गई। आध्यात्मिक कलाकृति। यह एक आध्यात्मिक कलाकृति है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के बाद गु चेन ने अस्थायी रूप से एक आध्यात्मिक कलाकृति की बहुमूल्यता को समझा, जिनमें से प्रत्येक एक यूनिलिंक क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक बार गिर गया था। गु चेन ने जल्दी से मना कर दिया और कहा, मास्टर पूर्वज, ये बहुत कीमती है। अगर मैंने तुम्हें इसे लेने के लिए कहा है तो ले लो। मेरे वंश के वैद्य शिष्य के रूप में जब तुम बाहर हो तो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास आध्यात्मिक कलाकृति कैसे नहीं हो सकती। यिन दाओयान की आवाज में भव्यता का भाव था। एक पिल मास्टर में भी यही आत्मविश्वास होना चाहिए। मार्शल शायद आपकी बराबरी न कर सके, लेकिन जब बात धन दौलत की आती है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पिल मास्टर की बराबरी कर सकें। एक तरफ खड़े झोंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी बुजुर्ग से मिले उपहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह आध्यात्मिक कलाकृति अनमोल है, लेकिन आपके गुरु पूर्वज के लिए यह एक बूंद के समान है। इसे स्वीकार कर लीजिए। अपने गुरु के शब्दों के साथ गु चेन ने अब मना नहीं किया, बल्कि खुशी से स्वीकार कर लिया और उत्साह से उसके साथ खेलने लगा। एल्डर लियान शान, क्या अब आप इसके आदी हो गए हैं? इस समय एल्डर लियान शान का रंग सामान्य हो गया था। पहले उग्र सूर्य हृदय शास्त्र की साधना के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अब अन्य कौशलों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वे सामान्य हो गए थे। फायरी सन हॉट स्क्रिप्चर पीले स्तर पर भी नहीं था, ग्रेड से कम था, इसलिए इसे छोड़ना पड़ा। अमृत की सुगंध लिए हुए एल्डर लियान शान खिलखिलाकर हंसे और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, आदि, बिल्कुल आदि। ये जगह हमारे जैसे पिल मास्टर्स के लिए स्वर्ग है। मुझे आपका धन्यवाद करना होगा, झोंगलिन, अन्यथा मैं अपने जीवनकाल में उच्च कीमिया दाव तक नहीं पहुंच पाता। एल्डर लियान शान का लहजा बेहद गंभीर था। अपने गुरु यिन दाओयान की तुलना में वह सचमुच कीमिया के प्रति जुनूनी व्यक्ति थे और कीमिया दाव में उनकी प्रतिभा ज्यादा मजबूत थी। अब लोकसिंह द्वीप पर पहुंचकर और यिन दाओयान की तरह फ्लाइंग ट्रेजर टॉवर में शामिल होकर उसका दैनिक कार्य सिर्फ कीमिया था। विभिन्न आत्माघास और आध्यात्मिक दवाओं को बिना किसी प्रतिबंध के कीमिया कक्ष में भेजा जा रहा था। वह सभी प्रकार के नए अमृत व्यंजनों और कीमिया तकनीकों तक भी पहुंच सकता था। एल्डर लियान शान के लिए ये सचमुच स्वर्ग के समान था। झोंगलिन ने सिर हिलाया, फिर देखा कि एल्डर लियान शान की साधना केवल द्वितीय श्रेणी मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में थी और उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। एल्डर लियान शान, ये जानना महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ श्रेणी और उससे ऊपर के अमृतों के शोधन के लिए न केवल प्रचुर शोधन तकनीकों की आवश्यकता होती है, बल्कि एक सुदृढ़ आध्यात्मिक मूल आधार की भी आवश्यकता होती है। आपकी साधना बहुत कम है, अभी भी प्रसवोत्तर चरण में है, यहाँ तक कि सहज अवस्था तक भी नहीं पहुँच पाए है। अब आपको अपनी साधना को शीघ्रता से बढ़ाने की आवश्यकता है।
क्योंकि जितनी अधिक साधना होगी, आप उतने ही अधिक समय तक जीवित रहेंगे, जिससे आपको कीमिया दांव पर शोध करने के लिए अधिक समय मिलेगा। यिन दाओयान ने भी सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में लियान शान, आपकी साधना थोड़ी कमजोर है। पहले जुवान गुई महाद्वीप पर सीमित संसाधनों के कारण आपकी प्रगति धीमी थी। अब जब आप लोकसिंग द्वीप पर हैं, तो अपनी साधना को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, अन्यथा ये 5वीं श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने की आपकी क्षमता का समर्थन नहीं करेगा। एल्डर लियान शान ने चारों ओर नजर दौड़ाए और पाया कि उनके अलावा उपस्थित सभी लोग कम से कम जन्मजात क्षेत्र में पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि तीसरी पीढ़ी के शिष्य गु चेन के कर्म भी उनसे ऊंचे थे, जो वाकई थोड़ा शर्मनाक था। ठीक है, मैं अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय तक साधना करूंगा। बूढ़े यिन, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, शिष्य बनाने में क्या होता है, मैं इसका प्रबंध कर चुका हूँ। यिन दाओयान ने अपनी भौहें उठाईं और एल्डर लियान शान को चिढ़ाने वाली नजर से देखा, जिससे एल्डर लियान शान इतना क्रोधित हो गया कि वह किसी को मारना चाहता था। दुर्भाग्यवश वह लड़ाई में जीत नहीं सका। ऐसा दृश्य देखकर सभी मन ही मन हंस पड़ते थे। ये दोनों बूढ़े 200 साल से ज्यादा उम्र के थे और फिर भी इस तरह झगड़ना पसंद करते थे। संप्रदाय गुरु युन यी कनिष्ठ भाई क्यों नहीं आए? भीड़ में सिर्फ शी युनई का चेहरा ही गायब था। आमतौर पर वह ऐसे मौकों को कभी नहीं चूकता था। शी युनई ने संदेश भेजा कि 7 स्टॉस सेक्ट में कुछ हुआ है और वह इस बार नहीं आ सकते। कुछ हुआ, ऐसा कहा जाता है कि फैंगलेन तलवार भगवान का समय निकट है। झोंग लिन ने ये सुना और उसका दिल कांप उठा, अविश्वास से बोला, सच में? जुआनदान क्षेत्र में व्यक्ति 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। यद्यपि फैंगलेन तलवार भगवान एक सच्चे जुबानदान मार्शल कलाकार के विपरीत केवल आधा चरण जुबानदान है, फिर भी उसका जीवनकाल निश्चित रूप से सामान्य ट्रांसेंडेंट रियल मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक लंबा है। जहां तक मुझे पता है, फैंगलेन तलवार भगवान केवल 600 साल के हैं। ये कहना गलत नहीं है कि वह अपने चरम पर हैं। वह अचानक अपने अंत के करीब कैसे हो सकते हैं? मैं भी बहुत स्पष्ट नहीं हूं। यू जिंगलेई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद वह अतीत में घायल हो गया था। झोंग लिन एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, भयंकर सूर्य महल 7 सितारा संप्रदाय पर लालच कर रहा है। अगर फैंगलेन तलवार भगवान गुजर गया तो लोकसिंग द्वीप निश्चित रूप से अराजकता में होगा। यू जिंगलेई कुछ देर के लिए थोड़ा परेशान हो गया। सालों से यहाँ रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से भयंकर सूर्य महल और 7 सितारा संप्रदाय के बीच की दुश्मनी जानता था। पहले तो उन्होंने जल्दी से एक संप्रदाय स्थापित करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब यह एक परेशानी भरा मामला लग रहा था। योजना में कोई बदलाव नहीं है। संप्रदाय की स्थापना जल्द से जल्द करना बेहतर है। संप्रदाय गुरु, बस जारी रखें, बाकी मामले मुझ पर छोड़ दें। झोंग लिन ने गंभीरता से कहा। हालांकि यू जिंगलेई को यकीन नहीं था कि झोंग लिन का आत्मविश्वास कहां से आया है, फिर भी उसने उस पर विश्वास करना चुना। आखिरकार झोंग लिन ने उसे पहले कभी निराश नहीं किया था। दोनों विशिष्ट मामलों पर चर्चा करते रहे, जब तक कि दरवाजे पर दस्तक ने उनकी बातचीत बाधित नहीं कर दी। यिन दाओयान अप्रसन्न होकर खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर चला गया, जहां फ्लाइंग ट्रेजर टॉवर का एक प्रबंधक सामने खड़ा था। स्टीवर्ड लियू, यह क्या है? लियू उपनाम वाले स्टीवर्ड ने स्वाभाविक रूप से यिन दाओयान की नाराजगी देखी और थोड़ा घबरा गए। जल्दी से कहा, नमस्कार पिल मास्टर यिन, टॉवर मास्टर आपकी उपस्थिति का अनुरोध करता है। टॉवर मास्टर मुझे ढूंढ रहा है। कुछ हुआ है क्या? ऐसा लगता है कि कोई विशिष्ट अतिथि अमृत मांगने आया है। यिन दाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, अपनी नाराजगी में थोड़ी राहत महसूस करते हुए। आखिरकार जिससे टावर मास्टर विशिष्ट अतिथि कह सकता है, उसका दर्जा कम तो नहीं ही होगा, वरना उसे कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, मैं समझ गया। एक क्षण रुको। बोलने के बाद वह कॉपर हॉल में वापस चले गए। झोंग लिन, मैंने पिछली बार आपने जो कुछ भी सिखाया था उसे बदल दिया है और मुझे एक अमृत नुस्खा भी मिला है जिसे पौष्टिक ईश्वर की गोली कहा जाता है। हालांकि इस अमृत नुस्खे को प्राप्त करने के लिए मैंने काफी आत्मा पत्थर खर्च किए हैं, इसलिए यह आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम है। बोलते हुए उन्होंने एक बड़ा सा बैग थमा दिया, जो स्पष्टतः बहुत सारी चीजों से भरा हुआ था। झोंग लिन प्रसन्न था। पौष्टिक भगवान की गोली एक 6ठी कक्षा का अमृत है, विशेष रूप से यूनिलिंग दायरे के विशेषज्ञों के उपयोग के लिए, दिव्य आत्मा को पोषण देने और आत्मा शक्ति को बढ़ाने के प्रभाव के साथ। इस अमृत के साथ यूनिलिंग क्षेत्र की साधना का समय बहुत कम किया जा सकता है।
धन्यवाद गुरुजी। पौष्टिक ईश्वर की गोली के लिए अमृत नुस्खा बिल्कुल सही समय पर आया। यिन दाओयान मुस्कुराया और बोला, जब तक आप संतुष्ट हैं, मैंने पौष्टिक ईश्वर की गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्रियों का आदान प्रदान कर दिया है। आप इसे यहाँ परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। बोलने के बाद वह मुड़ा और प्रबंधक के साथ ऊपर की ओर चला गया। गु चेन की नजरें घूम गईं और उसने भी कहा, मास्टर, मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। झोंग लिन, जो पहले से ही भंडारण बैग से पौष्टिक भगवान की गोली के लिए अमृत नुस्खा के साथ जेड स्क्रॉल का अध्ययन कर रहा था, ने उसे विदा किया। जाओ। यू जिंगलेई भी उठकर विदा हो गया। थोड़ी देर में कॉपर हॉल में केवल झोंग लिन, एल्डर लियान शान और गु योरोग ही बचे थे। झोंग लिन, क्या आप अमृत को परिष्कृत करने जा रहे हैं? एल्डर लियान शान की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी जब उन्होंने झोंग लिन को देखा। वह यिन दाओयान से पहले ही जान चुका था कि झोंग लिन एक छठी श्रेणी का कीमियागर था और पूरे लुओक्सिंग द्वीप समूह में उसके सहित केवल 2 ही ऐसे थे जो वास्तव में कीमिया दाओ के ग्रैंडमास्टर कहलाने के योग्य थे। कीमिया के प्रति जुनूनी होने के कारण एल्डर लियान शान स्वाभाविक रूप से कीमिया सत्र का अवलोकन करना चाहते थे। मोती 10,000 साल का रक्त जिनसेंग, 10,000 साल का रक्त जिनसेंग, 10 साल तक जीवन काल बढ़ाने के लिए दवा बनाने के लिए एकदम सही। आइए और देखिए, ये सहस्राब्दी गहरे समुद्र में पाए जाने वाली अगर की लकड़ी है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा पूरे दिन जल सकता है, हवा को सुगंध से भर सकता है, मन को शांत कर सकता है। खेती के दौरान रोजाना एक टुकड़ा जलाने से खेती की गति बढ़ सकती है। जल्दी देखो, 7 पत्ती वाला गैनोडर्मा। इसका उपयोग कीमिया के लिए किया जा सकता है या सीधे सेवन किया जा सकता है। गु चेन 36वें द्वीप की सड़कों पर चल रहा था, उसके कान तरह तरह की बाजों की आवाजों से भरे हुए थे। एक अराजक माहौल ने उसे घेर लिया, मानो वह मार्शल आर्टिस्टों से भरे किसी चहल पहल भरे बाजार में आ गया हो। आध्यात्मिक औषधियों की खरीद बिक्री, हथियारों की खरीद बिक्री, अमृत की खरीद बिक्री, सौदेबाजी अव्यवस्थित और सांसारिक और अश्लील वातावरण का अनुभव कराता हुआ। गु चेन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, ये सोचते हुए कि जुवान गुई महाद्वीप पर मार्शल कलाकार हमेशा उच्च और शक्तिशाली थे, कभी भी इस तरह की विक्रेता गतिविधियों का सहारा नहीं लेते थे, ज्यादातर स्टॉल स्थापित करते थे। वास्तव में यह मार्शल आर्ट्स की एक व्यापक दुनिया है, जहां कोई भी व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, जिसने क्यूई ब्लड को परिष्कृत किया है, जो जुवान गुई महाद्वीप पर एक मार्शल आर्ट्स परिवार स्थापित करने में सक्षम है। गु चेन अपने होंठ चाट रहा था और लगातार अपने दिल में आश्चर्य कर रहा था। जुवान गुई महाद्वीप पर एक जन्मजात मार्शल कलाकार को ग्रैंड मास्टर माना जाता था, जो अकेले ही किसी देश पर शासन करने में सक्षम था। लेकिन यहाँ वे मार्शल आर्ट के मार्ग पर अभी शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक छोटे से विशेषज्ञ केवल आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में रहने वालों को ही दूसरों को नीचा दिखाने का विशेषाधिकार है। विचारों में खोए हुए कई हटे कट्टे आदमियों ने अचानक उसे घेर लिया। प्रत्येक ने अपनी जेबों से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और गु चेन से उनका परिचय कराया। युवा भाई, क्या तुम्हें फूलिंग घास की जरूरत है? मेरी इस फूलिंग घास को देखो, जो 100 साल पुरानी हो गई है। इसमें आदिम क्यूई प्रचुर मात्रा में है, औषधीय प्रभाव प्रबल है और यह कीमिया के लिए आदर्श है। मेरी ट्विनिंग ग्रास को देखो, ये 100 फुट गहरे समुद्र में उगती है। इसकी नसें और हड्डियां अत्यंत मजबूत हैं, आंतरिक कवच बुनने के लिए एकदम उपयुक्त, जिसे आध्यात्मिक मूल क्षेत्र का मार्शल कलाकार भी मुश्किल से भेद सकता है। मेरी देखो, ये समुद्री कबीले के समुद्री बंदर की जांघ की हड्डी है, सूप बनाने के लिए एकदम सही। इसे पीने से शरीर मजबूत होता है। गु चेन को उम्मीद नहीं थी कि ये मार्शल आर्टिस्ट इतने उत्साही होंगे। उन्हें अपनी ओर खींचने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। छी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। ये 100 साल पुरानी फूलिंग घास है, अधिकतम 15 साल पुरानी, जिसे सिर्फ स्पिरिट स्टोन पाउडर से सजाया गया है ताकि वह अधिक औषधीय लगे। गु चेन ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा जो अपना सामान दूसरों को बेच रहा था और कंधे उचका रहा था। उसने जुवान गुई महाद्वीप पर भी कई चालाक व्यापारियों को घटिया सामान इस्तेमाल करते देखा था। हालांकि उसने उनका पर्दाफाश नहीं किया, क्योंकि ये मामले आंखों की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। जो लोग खरीदने को तैयार होते हैं वे अक्सर मोल भाव करने वाले होते हैं, वरना 100 साल पुरानी फूलिंग घास सिर्फ कुछ दर्जन स्पिरिट स्टोन्स में कैसे बिक सकती थी, मानो इतनी सस्ती हो। इन लोगों से छुटकारा पाने के बाद गु चेन सड़क पर चलता रहा, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं।
अचानक गु चेन ने अपने कदम रोक दिए, उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी। स्टॉल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसका रंग गहरा था, शरीर दुबला पतला था। उसने भान की बनियान पहन रखी थी, जिससे उसकी छाती और पसलियां दिख रही थीं। उनका स्वरूप ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने कई वर्षों तक समुद्र में रहकर अच्छी साधना की तथा सच्ची क्यूई को परिष्कृत करते हुए प्रसवोत्तर शिखर तक पहुंचकर जीविका अर्जित की। व्यापार को आते देख बूढ़ा आदमी जल्दी से खड़ा हो गया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। युवा स्वामी, देखिए कि क्या आपको कुछ पसंद है। मेरे पास समुद्र से व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किए गए विभिन्न मोती हैं, बिल्कुल भी नकली नहीं। स्टॉल तरह तरह के मोतियों से भरा था, कुछ अंगूठे के आकार के तो कुछ मुट्ठी जितने बड़े। आम सफेद मोतियों के अलावा गुलाबी, काले और सुनहरे मोती भी थे। हर एक से आदिम क्यूई की एक हल्की लहर निकलती थी। जुबान गुई महाद्वीप पर तो ये अनमोल खजाने होते, लेकिन यहाँ लुओक्सिंग द्वीप समूह पर इनकी कमी सबसे कम है। गु चेन ने बारीकी से देखा और अंततः मुट्ठी के आकार के सफेद मोती पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए कितना? युवा स्वामी की नज़र बहुत अच्छी है। यह मोती मैंने 1000 साल पुराने बड़े सीप से निकाला है। इसकी उम्र 1000 साल है। यह आदिम क्यूई से भरपूर है और अगर इसे कुछ जड़ी बूटियों के साथ उबाला जाए तो इससे एक बर्तन में बॉडी टेम्परिंग सूप बन सकता है, जो पीने के बाद शरीर को मजबूत बनाता है। 30 स्पिरिट स्टोन्स के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से कहा। ठीक है, 30 स्पिरिट स्टोन्स ही होंगे। आह, धन्यवाद युवा स्वामी, मैं इसे आपके लिए तुरंत लपेट दूंगा। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपने पास रखे एक थैले से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और मोती को उसके अंदर रख दिया। गु चेन ने भी अपने कोहरा हटाने वाले कंगन से 30 आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें सौंप दिया। रुको, 50 आत्मा पत्थर, यह मोती मेरा है। जैसे ही लेन देन पूरा हो रहा था, अचानक एक गर्व भरी आवाज आई। एक सफेद कपड़े पहने आदमी स्टॉल पर आया, जो देखने में किसी किडनी की कमी से पीड़ित व्यक्ति जैसा लग रहा था। एक फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए, जिस पर कोई प्राकृतिक दृश्य वाली पेंटिंग नहीं बल्कि बसंत ऋतु के दृश्य का चित्र बना हुआ है। उन दोनों को नीचे देखते हुए ये सुनकर बूढ़े आदमी का हाथ स्पष्ट रूप से रुक गया, लेकिन गु चेन ने सीधे लकड़ी के बक्से को पकड़ लिया और स्टॉल पर 30 स्पिरिट स्टोन रख दिए। मुझे पहले आओ पहले पाओ का नियम समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना? 36वें द्वीप के अपने नियम हैं, या आप मानने को तैयार नहीं हैं, बूढ़े? गु चेन का स्वर शांत था, फिर भी अत्यंत निर्दयी था। बूढ़े आदमी ने अजीब सा भाव दिखाया, जल्दी से स्पिरिट स्टोन्स लेते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हिम्मत मत करो, साफ सौदा। युवा मालिक आराम से। गु चेन ने लकड़ी के बक्से को सीधे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दिया, उठ खड़ा हुआ और चला गया। उसने गुर्दे की कमी से पीड़ित युवक की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रुको, 50 पत्थर कैसा रहेगा? बिक्री के लिए नहीं। 100 पत्थर बिक्री के लिए नहीं। वाह! गुर्दे की कमी से पीड़ित युवक का चेहरा काला पड़ गया, उसका शरीर तुरंत हिल गया। एक कदम आगे बढ़ा, कई फीट तक फैला, सीधे गु चेन को रोक दिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। बच्चे, इतना लालची मत बनो, तुमने केवल 30 स्पिरिट स्टोन खर्च किए हैं, मैं तुम्हें 100 की पेशकश कर रहा हूँ। क्या तुम 70 से लाभ नहीं उठाना चाहते? गु चेन भी रुक गया, उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। क्या वह लालची आप ही नहीं है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि तथाकथित मोती तो सिर्फ एक सीप है, जिसके अंदर असली खजाना छिपा है? गुर्दे की कमी से पीड़ित युवक का चेहरा एकदम काला पड़ गया, जिससे गु चेन की आंखें गहरी हो गईं। मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैं झाओ वू हूँ, भयंकर सूर्य महल का एक शिष्य। मोती के अंदर जो है वह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। 200 आत्मा पत्थर कैसा रहेगा? 200 स्पिरिट स्टोन्स की बात सुनकर बुजुर्ग विक्रेता को अफसोस हुआ, क्योंकि जो 30 स्पिरिट स्टोन्स उसे मिले थे वे अचानक असंतोषजनक लगने लगे। जो राहगीर यह पूरा दृश्य देख रहे थे, वे गु चेन को ईर्ष्या से देखने लगे। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ ही देर में 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन बना डाले। यह एक अविश्वसनीय लेन देन लग रहा था। बेशक अब वे इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थे कि मोती में ऐसे कौन से अद्भुत रहस्य छिपे हैं कि ये दोनों के बीच विवाद का विषय बन गया। गुरु, मैंने एक और सौदा कर लिया है। गु चेन ने शांति से उस युवक की ओर देखा जिसने दावा किया कि वह भयंकर सूर्य महल से झाओ वू है। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, बिक्री के लिए नहीं। झाओ वू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, उसकी आंखों में खतरनाक भाव भर गया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पंखा बंद कर लिया। गु चेन ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार कर ली, तनाव का कोई संकेत नहीं दिखा।
क्या मुझे लूटने की योजना बना रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं चिल्लाऊं? उसने अपनी बात समाप्त की और जानबूझकर अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, जिससे उसका चेहरा उत्तेजक लग रहा था। द्वीप पर गश्त लगा रहे सुरक्षाकर्मी ऊपर से गुजर रहे थे, तभी हल्की हवाएं चल रही थीं। हालांकि इस झाओवू के पास आध्यात्मिक मूल क्षेत्र की साधना भी थी, फिर भी उसने इन प्रवर्तकों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। ये स्थान केवल उनके भयंकर सूर्य महल के अधीन नहीं था, और अगर वह उन्हें क्रोधित करता तो भले ही वे उसे मार न भी डालें, वे उसका दमन कर देते। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको याद रखूंगा, झाओ वू ने ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़कर चला गया। गु चेन ने चुपचाप अपनी आस्तीन में छिपी आत्मा तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उड़ते हुए खजाने के टॉवर की ओर बढ़ गया। वह मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से हर बात के लिए तथाकथित नियमों पर निर्भर नहीं रहता था। अगर सचमुच लड़ाई की नौबत आ जाए तो आध्यात्मिक कलाकृति होने का मतलब था कि उसे किसी बात का डर नहीं था। उड़ते खजाने वाले टॉवर के अंदर झोंग लिन ने गोली भट्टी के ढक्कन को खोलने के लिए अपना हाथ हिलाया और 3 ग्रे स्पिरिट गोलियां एक तैयार जेड बोतल में उड़ गईं। उसने हल्की सांस छोड़ी। आध्यात्मिक कलाकृति भट्टी की मदद से भी पौष्टिक ईश्वर की गोली को परिष्कृत करने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन नतीजा बेहद संतोषजनक रहा। उसने अपने हाथ में जेड बोतल को हिलाया और उसके अंदर की 3 स्पिरिट गोलियां एक दूसरे से टकराईं, जिससे तीखी आवाजें उत्पन्न हुईं। छठी श्रेणी का अमृत तथा दिव्य आत्मा को लक्ष्य करने वाला अमृत नीलाम किया जा सकता है, तथा प्रत्येक अमृत बक्से के नीचे एक खजाना होगा। अमृत को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए झोंग लिन ने मन ही मन सोचा, अगला कदम जल्द से जल्द आत्मा महल को खोलना और यूनिलिंक क्षेत्र में प्रवेश करना है। मैं काफी समय से आध्यात्मिक शरीरों को इकट्ठा कर रहा हूं, अब प्रवेश करने का समय आ गया है। ताली ताली ताली, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। एल्डर लियान शान, जो किनारे पर मदद कर रहे थे, प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके। ये सचमुच छठी श्रेणी के अमृत के योग्य है। इसमें प्रयुक्त सामग्री की जटिलता, तकनीक की उत्कृष्टता, ये सचमुच किसी को विस्मय से देखने पर मजबूर कर देती है। झोंग लिन ने गोली भट्टी को भी सुरक्षित रखने के लिए अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े लियान शान, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिभा और क्षमता के साथ आपको मुझसे आगे निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। हाँ, तुम्हें बात करना तो आता ही है, तुम्हारे मालिक के विपरीत जो केवल मेरा मजाक उड़ाते थे। एल्डर लियान शान दिल खोलकर हंसे, हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। झोंग लिन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एल्डर लियान शान और उनके गुरु के बीच हंसी मजाक वाली बातें सुनता रहा, जैसा कि उनकी आदत थी। बड़े लियान शान, यह एक बैंगनी हवेली की गोली है जिसे मेरे स्वामी ने मुझे आपके लिए तैयार करने के लिए कहा था। झोंग लिन ने तैयार अमृत सौंप दिया। एल्डर लियान शान को कोई शर्म नहीं आई, उन्होंने बोतल ली और बोतल खोलकर धीरे से खुशबू का आनंद लिया। आह, क्या पर्पल मेंशन पिल है, सचमुच छठी श्रेणी के अमृत के लायक। इसके साथ मैं जल्द ही इन्हें दायरे में पहुंच जाऊंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। भविष्य में अगर तुम्हें कोई अमृत परिष्कृत करवाना हो तो मुझे बता देना। हालांकि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं, फिर भी मैं कुछ निम्न श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत करने में मदद कर सकता हूं। एल्डर लियान शान, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब संप्रदाय के लिए है। दोनों ने कुछ कीमिया अनुभवों का आदान प्रदान किया, और चूंकि यिन दाओयान लंबे समय से वापस नहीं आया था, इसलिए झोंग लिन ने भी विदा ली और गुचेन को बैंगनी बादल संप्रदाय में वापस ले गया। मध्य हवा में, गुरुजी, मैंने आज एक खजाना उठाया है, ये देखिए। गु चेन ने खजाने को दिखाते हुए कबूतर के अंडे के आकार का एक मोती निकाला और उसे सौंप दिया। उड़ते हुए झोंग लिन ने आश्चर्य से रुककर गु चेन को देखा। खजाने का शिकार, दोबारा, यह एक विशिष्ट शब्द है। खजाने की खोज कब इतनी सरल हो गई? यह अवधारणा केवल साधारण व्यापार में कम कीमत पर खरीदने और अधिक कीमत पर बेचने के बारे में नहीं है, ये कचरे के ढेर के बीच एक खजाना खोजने के बारे में है, जो स्पिरिट स्टोन्स में 100 गुना या 1000 गुना प्राप्त कर सकता है। झोंग लिन ने गु चेन के हाथ में मोती की जांच की, जो कबूतर के अंडे के आकार का था, पूरी तरह से काला था, और करीब से निरीक्षण करने पर कोई भी देख सकता था कि अंदर का काला रंग एक जीवित चीज की तरह बह रहा था, और एक परिचित आभा उसमें से निकल रही थी। ब्लड शा? नहीं, ये ब्लड शा नहीं है, यह एक अन्य प्रकार का शाकी है। रक्त शा, जुआन गुई महाद्वीप पर रक्त गुफा में व्याप्त रहस्यमय ऊर्जा है, जो रक्त धुंध की तरह है।
इस मोती के भीतर की शक्ति कुछ हद तक रक्षा के समान थी, लेकिन एक जैसी नहीं थी। चेन जिया ने एक बार कहा था कि दुनिया में बहुत ही अजीब ऊर्जाएं हैं जो आदिम क्यूई से अलग हैं, और शाकी उनमें से एक है। यह शाकी अत्यंत दुर्लभ है, आमतौर पर केवल कुछ खतरनाक स्थानों में ही पाया जाता है, और साधारण मार्शल कलाकार इसके संपर्क में भी नहीं आ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वे आ भी गए तो वे केवल भाग सकते हैं। चेन जिया के अनुसार शाकी उच्च मार्शल आर्ट से संबंधित है। हालांकि वह इसके विशिष्ट उपयोग को नहीं जानते थे, लेकिन वह पुष्टि कर सकते थे कि शाकी निश्चित रूप से एक खजाना है। तो इस बार गु चेन ने एक और खजाना उठाया, और यह स्वर्गीय आत्मा लकड़ी से भी अधिक कीमती है। शाकी, क्या मास्टर इस मोती को पहचानते हैं? गु चेन ने उत्सुकता से पूछा। मैं इसे नहीं पहचानता, लेकिन मोती के भीतर की शक्ति उस ब्लड शाह के समान लगती है जिसे मैंने देखा है। मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह क्या है। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, यह आपको कहाँ से मिला? शिष्य ने इसे पहले बाजार में एक समुद्री निवासी से खरीदा था। यह मोती पाउडर की एक परत में लिपटा हुआ था, जिसकी कीमत शिष्य को 30 आत्मा पत्थरों के बराबर पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं है कि यह इसके लायक था या नहीं, गु चेन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। झोंग लिन ने गु चेन को एक अजीब भाव से देखा। इसके लायक था? ये निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि झोंग लिन को खुद भी नहीं पता था कि यह चीज किस लिए है, क्योंकि चेन जिया ने भी बताया कि यह उच्च मार्शल आर्ट से संबंधित है। फिर भी यह निश्चित रूप से बहुत कीमती है। मार्शल आर्ट साधना में किसी चीज से संबंधित क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है, चाहे वह हथियार हो, अमृत हो या साधना तकनीक हो। यहाँ तक कि चेन जिया जैसे पूर्व जुवानदान क्षेत्र के मास्टर ने भी कहा कि शाकी अधिक मजबूत मार्शल आर्ट से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि इसे सिर्फ कीमती नहीं कहा जा सकता, ये बस अमूल्य है। गु चेन, तुम्हें कैसे पता चला कि उस मोती पाउडर में कुछ और भी लिपटा हुआ था? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में झोंग लिन बहुत उत्सुक था, क्योंकि अनुभव के मामले में गु चेन उस समय की तुलना में भी पीछे था जब वह पहली बार लोक्सिंग द्वीप पर आया था, जबकि उस समय उसकी मदद के लिए 1000 साल पुराना भूत चेन जिया था। शिष्य को नहीं पता, बस एक एहसास था। मुझे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसे खरीदने का फैसला किया, गु चेन ने कहा। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। झोंग लिन ने गहरी सांस ली और गु चेन को गहराई से देखा की पुष्टि की। मेरा ये भाग्यशाली शिष्य निश्चित रूप से भाग्य की संतान है, या कम से कम बहुत भाग्यशाली है। ये ठीक वैसा ही है जैसा उपन्यास में वर्णित है कि महान भाग्य वाले लोग संयोगवश अद्वितीय खजानों पर हाथ रख देते हैं तथा चट्टानों से गिरने पर विरासत प्राप्त करते हैं। इससे भी आगे बढ़कर खजाने आसमान से भी उड़कर आ सकते हैं और स्वयं अपने मालिक को पहचान सकते हैं। जहां तक सुंदरियों, सेवकों, उत्परिवर्ती जानवरों का प्रश्न है, वे सभी स्वेच्छा से अपना सिर झुकाते थे। हे भगवान, ये तो अवास्तविक है।